और महाराष्ट्र के, इंडिया के एक नामी रिस्पेक्टफुल मेंटोर हमारे साथ आज है, जो हम गुरुवर्य कहते हैं जिन्हें, राघवेंद्र बाबाचार्य कट्टी सर। बहुत बहुत वेलकम। ये श्री गणेशा है आज, क्योंकि लगातार 17 डेज 17 सेशंस हम लोग कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मेन मकसद है कि जो लॉकडाउन में जो कंडीशन है, लॉकडाउन के कंडीशन में जो बेसिकली फोटोग्राफर्स को जो दिक्कतों का सामना पड़ रहा है, तो उससे बाहर निकल के कैसे अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, राइट। तो उससे अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए सम्मानीय मेंटोर अभय सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, कि जिन्होंने ये सब प्लेटफॉर्म को प्लान किया, ये सब प्लेटफॉर्म को उन्होंने सोचा, इस कॉन्सेप्ट को सोचा, और उनका सहयोग कर रहे हैं बेसिकली प्रसाद आंगरे जी, जो एक कैमरेला के डायरेक्टर है। और मैं चाहता हूँ कि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, मेंटोर है, गुरुवर्य राघवेंद्र कट्टी सर। तो मैं एक सर का एक्चुअली सर के बारे में क्या बताएं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो सब जानते हैं सर को, लेकिन फिर भी मेरा एक फर्ज है कि सर के बारे में एक मैं इंट्रो कर दूं। और जैसे मैं मिला हूँ सर को, तो मुझे तब से याद है कि सर एक गोल्ड मेडलिस्ट है, और किस में गोल्ड मेडलिस्ट है ये जानना बहुत जरूरी है। और सर के बहुत दिलचस्पी सब्जेक्ट्स है कि जहाँ पर सर थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। मतलब जब मैं सर के घर पे भी मिला हूँ नांदेड़ में, तो हर टाइम कुछ तो वहां पर ऐसी बातें देखने मिली। मतलब एक बार तो वो सोलर पे कुछ पकड़ा था, दूसरी बार तो एक बर्ड के साथ सर खेल रहे थे, तीसरी बार डॉगी के साथ खेल रहे थे। तो ऐसे हमारे कट्टी सर के बारे में मैं एक अल्प परिचय उनका देना चाहता हूँ कि राघवेंद्र बाबाचार्य कट्टी, और सर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 अप्रैल 1965। सर का एजुकेशन MSc माइक्रोबायोलॉजी 1988 में सर ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से कर्नाटका से बेसिकली MSc किया है। और ये ही एक्चुअली मजेदार है कि माइक्रोबायोलॉजी में MSc करने के बाद एक सर फोटोग्राफी इंडस्ट्री में आए, और एक बहुत ही खूबसूरत अपने आप को आगे लेके आए। उसी दौरान सर ने 2011 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म में MA किया, जहां पर श्री रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ से, और जहां पर सर गोल्ड मेडल सर को मिला है। ये बहुत एक प्राउड एक्चुअली लगता है मुझे ये सब सुन के। और सर के कई सारे अवार्ड्स अचीवमेंट्स है, जो बेसिकली इंटरनेशनल अगर अवार्ड्स हम लोग देखें, तो सर को 2nd प्राइज मिला है इंटरनेशनल फोटो कॉम्पिटिशन, जहां पर कंडक्ट किया था नेचर मैगजीन अमेरिका से, USA से, और सब्जेक्ट था क्रिएटिविटी ऑफ नेचर, और 1994 में ये अरेंज किया था। उसके बाद फोटो अवार्ड बाय द इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ फोटोग्राफी USA। 3rd यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस ग्लोबल फोटो कॉन्टेस्ट ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2014, जहां पर ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग ये था। फोटो सिलेक्टेड अमॉन्ग्स टॉप 10 फोटोज इन वर्ल्ड एंड एग्जिबिटेड इन 85 countries and published in calendar of UNEP। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गौरवशाली बात है कि ऐसे हम इतने खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ, इतने खूबसूरत फोटोग्राफर्स के साथ, इतने खूबसूरत व्यक्तिमत्व के सामने जो बैठे हैं, जो कि सिर्फ फोटोग्राफी नहीं कर रहे। ये अगर सब्जेक्ट को मैं अच्छे से पढ़ूं फिर से दोबारा, तो पता चलेगा कि वो सिर्फ एक जनरल फोटोग्राफी में नहीं, तो सर का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा अलग तरीके से है। वैसे ही कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार सर को मिले हैं, जिसमें डिजिफ्लिक्स बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर इन फोटोग्राफी 2013। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पे फोटोग्राफी में बेस्ट स्पीकर का सर को अवार्ड मिला है। वही 3rd आई बेस्ट मराठी प्रेस फोटोग्राफर अवार्ड 2013 बाय महाराष्ट्र जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ये भी एक बहुत अपने गौरवशाली बात है। और उसके बाद फोटोग्राफी में 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेडिंग एंड कमर्शियल फोटोग्राफी, तो ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर का। और सर का स्पेशलाइजेशन जो है वो है साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, क्राइम, मेडिकल, मैक्रो एंड माइक्रो फोटोग्राफी। ये सब्जेक्ट्स को अगर हम लोग देखें तो सर का इंटरेस्ट हमें पता चलता है कि किसमें है। सर साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, और उसी अकॉर्डिंग सर का काम भी चलता है। फिर सर का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइनिंग में। उसके बाद में सर एडोब फोटोशॉप एक्सपर्ट भी है,
जहाँ पे एडोब जो इंडिया से रिकग्निशन मिला है सर को कि सर एडोब फोटोशॉप एक्सपर्ट है। और उसके बाद में एक्चुअली सर ने ऑल इंडिया मोर देन 100 फोटोग्राफी वर्कशॉप्स किए हैं, जहाँ पे डिजिटल फोटोग्राफी के वर्कशॉप्स किए हैं, इमेज एडिटिंग के वर्कशॉप्स किए हैं, ये कंडक्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा सर का प्रोफाइल है एक्चुअली, और मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि ये एक खूबसूरत पल मुझे मिला कि जहाँ पर मैं सर का इंट्रोडक्शन कर दूं और सर का स्वागत करूं। तो आज हमारे राघवेंद्र कट्टी सर सभी को संबोधित करेंगे, सभी को अपना एक्सपीरियंस अब हमारे साथ शेयर करेंगे, और जो भी ये बाउंस बैक करना है, आज बाउंस बैक एक्चुअली सही तरीके से हो रहा है कट्टी सर के साथ। तो मैं सर को विनती करता हूँ कि सर आप ये ऑनलाइन मंच स्वीकारें। हम पहला ही आज टॉक कर रहे हैं और हम बहुत बहुत एक्साइटेड है कि किस तरीके से होता है। प्रसाद जी, मैं और हम तीनों हैं आज साथ में, तो हम बहुत खुश है सर। प्लीज प्लीज। नमस्कार, सभी को स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं कैमजिया और कैमरेला से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा इनागुरल सेशन मुझे दिए है, और मैं बोलता हूँ कि आई एम ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द वॉर मुझे लाके खड़ा कर दिए। ठीक है, ओके। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ड्यूरिंग एक साल 1.5 साल एक कोविड पीरियड में हमने काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह बहुत सारे चीज़ हम देख रहे हैं। मोर देन, मुझे लगता है कि फोटोग्राफी ये एक ही ऐसा फील्ड था जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन वर्कशॉप्स हुए हैं। बाकी इंडिया में तुम पूरा देखो, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन वर्कशॉप्स फोटोग्राफी में ही हुए हैं। ना मेडिकल में हुए, ना रिसर्च में हुए, आर्ट्स कॉमर्स कितने में भी इतना वर्कशॉप नहीं हुए जितना फोटोग्राफी सब्जेक्ट पे हुआ है। एक बहुत अच्छी बात है। इसको मैं बोलता हूँ कि एक एजुकेशन, एक इंटरनेट अवेयरनेस है, एक सीखने का और सिखाने का एक बहुत अच्छी ताल्लुकात, एक रिलेशनशिप हम ये कोरोना पीरियड में हमको देखने मिला। बहुत सारा सचिन सर भी बहुत सारा वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए, अभय सावंत सर ने किए, काफ़ी लोग, गणेश सर ने किए, पराग शिंदे सर किए, विकास इंगले सर, महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था महाराष्ट्र का। ये सबसे बड़ा गर्व की बात थी। ऑनलाइन वर्कशॉप्स इनिशिएट किए ही महाराष्ट्र के वर्कशॉप। उसको देखने के बाद फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सचिन सर, गणेश सर, हम सब लोग, हमारा वर्कशॉप वो स्टेट्स भी ऑर्गेनाइज किए कि महाराष्ट्र एक, मैं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र एक इसका एक नींव रखा ऑनलाइन वर्कशॉप्स का। और आगे चल के मेरा और अभय सावंत सर का कुछ, मेरे ख्याल से एक 5-6 साल से उनकी मेरी पहचान हुई है। और इस आदमी के बारे में मैं क्या बताऊं, उन्होंने पूरा रेवोल्यूशनाइज करके रख दिए फोटोग्राफी एजुकेशन। तो पहले मैं जब 25 साल पहले फोटोग्राफी शुरू किया था, तब एक कॉन्सेप्ट था डार्क रूम। ओके, डार्क रूम, हर चीज अंधेरे में होता था। 10-10 साल काम करने के बाद भी वो लैब स्टूडियो में काम करने वाला लड़के को पता नहीं चलता था कि ये ट्रे में कौन सा केमिकल है, ये ट्रे में कौन सा केमिकल है। समटाइम देवर, मतलब वो लोगों को, बच्चों को, काम करने वाले बच्चों को डार्क रूम में एंट्री भी करने नहीं देते थे। ऐसी सिचुएशन था। सचिन सर ने एक सचिन सर हो गए, अभय सावंत सर, ये लोगों ने एक इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे एक महाद्वार ओपन करके रख दिए। इट्स अ गेटवे। और वो बॉम्बे में रहते हैं सर, इसके लिए मैं गेटवे का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ओपन ए गेटवे टू द वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफिक एजुकेशन। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म और अफोर्डेबल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है क्या? देखिए, फोटोग्राफी, मैं कहता हूँ कि कुछ इंडिया में अगर हम टोटल फोटोग्राफी कंसिडर किए, नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफिक बिजनेस, हार्डली 30% ये मेट्रो सिटीज में और बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े सिटीज में फोटोग्राफर्स है। बाकी का 70% जो फोटोग्राफर्स है ये दूर दराज एरिया में रहते हैं। ओके, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो बिजनेस है, उनका जो एजुकेशन है, 10 साल पहले, 15 साल पहले मुझे याद है, मैंने सिखाने का शुरू किया समथिंग अराउंड 2005-2006 में वर्कशॉप्स। मुझे अभी भी याद है। मैं खास नाम लेना चाहता हूं कि वर्कशॉप्स ये जो कॉन्सेप्ट है, विदर्भ में मार्क 11 नाम का एक ग्रुप था। 11 फोटोग्राफर्स एकत्र आके, जब जस्ट डिजिटल आने के लिए शुरू हो गया था फोटोग्राफी की एजुकेशन, वो लोग ढूंढते थे कि
कौन सिखाने वाले हैं, क्योंकि बॉम्बे जैसा सिटी में जाके 25,000 50,000 रुपया खर्चा करके सीखने का इनके पास उतना कैपेसिटी नहीं था। तो उन्होंने एक अच्छा, सब लोग एक जगह आके अपना खुद का नॉलेज शेयर करने के लिए शुरू किए। उसमें से एक बंदा मुझे पहचानता था, उसने मुझे बुलाया कि सर ऐसा ऐसा हमारा एक ग्रुप है, उसमें हम फोटोग्राफी सिखाते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, आप आके हमको कुछ गाइडलाइंस के। दैट वाज द फर्स्ट एफर्ट। तो ऑफिशियल वर्कशॉप नहीं था, और उस टाइम पे वर्कशॉप मुझे चिक्कलधारा में वर्कशॉप होता था, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन महाराष्ट्र। चिक्कलधारा में हमारा वर्कशॉप होती थी। मुझे याद है वर्कशॉप सुबह 9 बजे शुरू होता था, बंद होने का कोई टाइम ही नहीं था। कभी सुबह 3 बजे खत्म होती थी, कभी सुबह 4 बजे खत्म होती थी। वो ऑर्गेनाइजर मेरे को जबरदस्ती उठा के लेके जाके रूम में सुलाना, फिर सर सुबह 9 बजे फिर शुरू करना है आपको। अच्छा, ऐसी सिचुएशन थी। ओके, फिर मैं आज अभी थोड़ा ये सब्जेक्ट पे आता हूँ। आज की जो टॉपिक मेरा है कि कोविड सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा हमारा फोटोग्राफी हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, टू बिल्ड योर फ्यूचर लुक बैक इनटू योर हिस्ट्री। अगर आपका भविष्य बनाना है तो आप आपके इतिहास देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है। तो हमने थोड़ा हमारे इतिहास में जाएंगे, देखेंगे कि फोटोग्राफी बिजनेस 25 साल पहले कैसा चलता था। सचिन सर के पिताजी, उनका खुद का स्टूडियो था, ही नोज हाउ द स्टूडियो। मेरा कोई, हमारा खानदान में 400 साल में कोई आदमी बिजनेस नहीं किया था। आई वाज द फर्स्ट वन टू डू अ बिजनेस, वो भी 10 साल पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर बोल के काम करने के बाद, वन फाइन मॉर्निंग आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड फोटोग्राफी। इट वाज एन एक्सीडेंट। ओके, मगर वो टाइम पे मगर फोटोग्राफी मुझे बचपन से इंटरेस्ट था। मैं पैशनेट था फोटोग्राफी, कैमरा और पिक्चर्स के बारे में, और लेटर इट द पैशन कन्वर्टेड इनटू द प्रोफेशन। तो मैं फोटोग्राफर्स कैसे काम करते हैं, उनका स्टूडियो सिस्टम कैसा काम करता है, वो लोग वर्किंग ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव ऐसा लाइट पे रख के 4-4 घंटे टचअप करना, पिंक से शैडो हाइलाइट्स काम करने के लिए, इतना ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। आज जो हम फोटोशॉप में करते हैं वो सब वो लोग ब्रश से करते थे, ब्रश से। एक एक पासपोर्ट बनाने के लिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट देने के लिए 3-3 दिन लेते थे, 3 दिन। कस्टमर आज 3 मिनट भी वेट नहीं करता है, झाला का ऐसा कहता है। वैसा था वो टाइम पे। मगर वो लोगों ने, देखिए उस टाइम पे बिजनेस भी बहुत कम था। गांव में 7-8 फोटोग्राफर्स रहते थे, स्टूडियोज रहते थे, और उनका वो स्पेशलिटी रहता था बिजनेस। उनके घर में वो एक स्टूडियो, उसमें एक लड़का काम करता था। आने के बाद वो डोम लाइट्स फिक्स रहते थे, डोम लाइट्स उसका कभी चेंज भी नहीं करते थे वो लोग। पोर्ट्रेट निकालना है तो ये लाइट बटन डालना, तो 1, 3, 5 नंबर का बटन डालो। पासपोर्ट निकालना है का तो 2 और 4 नंबर का बटन डालो। इतना वो बच्चे को पढ़ाए वाले रहते थे, और उनका एक बिजनेस बहुत अच्छे तरह से चलता था। उनका क्लाइंट्स प्रोफाइल फिक्स था। उनके लोग पीढ़ी पीढ़ी, बताओ, जनरेशन टू जनरेशन उनके स्टूडियो में आते थे पासपोर्ट निकालने के लिए। अच्छा, एक अच्छा सिस्टमेटिक मेरेली चलता था बिजनेस। और वो लोगों को ज्यादा बाहर कांटेक्ट नहीं, अपना स्टूडियो में बैठ गए, ज्यादा इंटरेक्शन। मैं देखा हूँ, मुझे याद है एक फोटोग्राफर दूसरा फोटोग्राफर को अपने स्टूडियो में आने नहीं देता था। ऐसा भी जमाना था। उसको ऐसा लगता था कि वो मेरा स्टूडियो में आ गया तो मेरा सब कुछ नॉलेज चुरा के लेके जाके वो खुद ये बनाए। मगर वो खुद को कितना नॉलेज है ये कुछ उसको खुद को पता नहीं रहता था। वो लोगों ने मगर बहुत अच्छे एक बहुत अच्छी एथिक्स और प्रिंसिपल के साथ में बिजनेस करते थे। गांव में उस टाइम पे पॉपुलेशन के हिसाब से 10-15 स्टूडियो बोले तो भी बहुत होता था, मगर कभी वो लोगों ने प्राइस में कंपटीशन नहीं करते थे, कभी कस्टमर को जाके अप्रोच नहीं होते थे। और एक शादी में वगैरह ऐसा उनको ऐसे इतना रिस्पेक्ट था, दूल्हे के लिए जैसा गाड़ी जाती थी लाने के लिए, वैसा फोटोग्राफर को लेके जाने के लिए स्टूडियो तक कार आती थी और लेके जाते थे फोटोग्राफर साहब। देखिए, उन्होंने बिजनेस किए, मगर एक बहुत अच्छा एथिक्स और ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ में बिजनेस किया। जी सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 चीज, एथिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 2 चीज जहां पे कोई भी फील्ड में से चले जाते हैं, फिर उसका जो सैंक्टिटी रहता है, उसका जो महत्व रहता है, वो नहीं रहता है।
और आप देखिए आज आज सचिन सर, उनके पिताजी ने जो न्यू रखे एक छोटा सा स्टूडियो, उसको भी वो एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे लेके गए, इतना बड़ा उनके घर में वो फाउंडेशन इसका, मगर जो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था उसके लिए। सचिन फादर जो फाउंडेशन ले किए थे, ऐसा बहुत ऐसे जितने भी सक्सेसफुल, अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ विशाल भेंडे सर को लीजिए जी। उनके पिताजी ब्लैक एंड व्हाइट के मास्टर थे, उनको कोई हाथ टच नहीं कर सकता था। ऐसे बहुत सारे लोग जो है एक अच्छा न्यू रखे थे, और ये लोगों ने है ना उनके फिंगर पकड़ के ग्रो हुआ है, सचिन सर वगैरह। इसके लिए इतना मॉडर्निटी आने के बाद भी एथिक और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दो चीज उनमें देखने के लिए हमको मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि आज की जनरेशन में ये दो चीज बहुत सारा मिसिंग है। आज इस दशा में आने के लिए ये दो चीज मैं बोलता हूँ बहुत मेन कॉज है, ये नहीं आने की वजह से। ओके, सब चीज अच्छी चल रही थी, फर्स्ट क्लास मेरीली गोइंग, गांव में 10-15 स्टूडियो रहते थे, मैं एक ही आदमी था हमारे गांव में जो आउट ऑफ द वर्ल्ड आके फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में आया था, बिल्कुल। मगर मैंने जब ये फील्ड में एंट्री किया, मैं कुछ एथिक्स 10 साल प्राध्यापक बोल के काम किया था, और मुझे पता था कि मुझे क्या अचीव करना है इसमें। आई वाज प्रीटी श्योर, मेरा गोल सेट था मुझे क्या करना है। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि जब स्टूडियो शुरू किया था, इट वाज इन 1997, तब कुछ 15 रुपीज वाज द हाईएस्ट प्राइस फॉर अ पोस्ट कार्ड साइज नांदेड़ में। ओके, उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड 40 रुपीज से शुरू किया मैंने। इट वाज ऑलमोस्ट 3.5 times मोर देन। तो बहुत, मैं गांव को पूरे जितने फोटो स्टूडियो वाले थे वो सब लोगों को इनवाइट किया था इनॉग्रेशन के लिए। तो कुछ उनमें बात चलती थी कि 15 रुपए दे के फोटो निकालते हैं और जल्दी लोग नहीं आते, 40 दे के कौन चलेगा, 4 दिन में गुंडाल के चले जाएगा, ऐसा कहते थे। आज 25 ईयर्स हो गया, मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मैं था। ओके, हाँ, क्यों? इसका मेन वजह है मेरा एथिक्स, और मेरा जो मैंने आत्मसम्मान कभी भी नहीं खोया। मैं आज भी 25 ईयर्स में, राइट फ्रॉम डे 1 टू टिल डेट, कोई असाइनमेंट अगर डील फाइनल करना है, आई नेवर गो टू द डोर्स ऑफ द क्लाइंट्स। मैंने एक एथिक्स बनाया हो, जो भी फर्स्ट मीट होगा वो मेरा स्टूडियो में ही होगा, बिकॉज दैट्स माई वर्शिप प्लेस। अगर आपको, मैं बोलता हूं मेरा आर्ट मेरा भगवान है, अगर मेरे क्लाइंट को मेरे भगवान को देखना है तो वो मेरा मंदिर में आना चाहिए, दे हैव टू कम टू माय स्टूडियो। और आज तक मैं कोई डील क्लाइंट लोकेशन पे जाके नहीं करता हूँ, फर्स्ट डील विल बी इन माय स्टूडियो ओनली। आज भी 25 साल के बाद भी मैंने वो एथिक्स मेंटेन किया। ओके, हर चीज अच्छी चल रही थी। समथिंग अराउंड 2003-2004 में फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडिया में, आकाशात जसं वादळ निर्माण व्हायचं, मतलब जो तूफान आने से पहले जब बादल, काला बादल जैसा घिरने को शुरू हो जाते हैं, वैसा डिजिटल फोटोग्राफी का एंट्री होने लगा। दे स्टार्टेड, मेरे पास मुझे याद है फर्स्ट डिजिटल कैमरा, इट वाज समथिंग अराउंड 2001 आई हैड। 2001 में मेरा, और 2003 में तो मेरा पहला DSLR आया था मेरे पास, 2003 में। तो मुझे पता चला वो टाइम पे कि देयर विल बी ए बिग हरिकेन इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्यों, क्या वजह? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स ये जो थे खानदानी बिजनेस करने वाले थे, इट वाज इनहेरिटेड बिजनेस। ओके, उनको उनके बच्चों को कभी उनके पिता या उन्होंने ये लाइट क्यों लगाए यहाँ पे, वो कभी किसी को नहीं बताया, बहुत कम लोगों को बताया, और जिनका पिताजी ने उनके बच्चों को बताया वो सचिन सर बन गए कि लाइटिंग क्या होता है, ये लाइट क्यों ऐसा रखते हैं। ओके, तो ये जो चीज थी, ये सब चीज चेंज होने वाला था, पूरा कंप्लीट चेंज होने वाला था। ये मेरा एक बहुत बड़ा मुझे एडवांटेज था, मैं साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट था, मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था। जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा रहता है उसका लाइट के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी रहती है,
और सही उसका कहा। नॉलेज भी बहुत अच्छा रहता है। ओके, बराबर। तो इसके लिए जो आदमी लाइट को समझा वो फोटोग्राफी समझा। इट इज जस्ट, मैं तो कहता हूं कभी कभी लाइट से ज्यादा शैडोज समझो। अच्छा। तो लाइट से ज्यादा शैडोज, तो मुझे डार्कर एरिया क्या है ये फोटोग्राफिक फील्ड में, ये मुझे पता चल रहा था। तो मुझे याद है बॉम्बे में 2001 में एक बहुत बड़ा डिजिटल, पहला इंडिया में सबसे पहला डिजिटल वर्कशॉप हुआ था। हाँ, हाँ। एंड वो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था, एंड इट वाज नॉट अफोर्डेबल फॉर, मैं आपको कहता हूं एट दैट टाइम इन 2001 उसका 2 दिन का एंट्री फीस था 20,000 रुपीज। इट वाज अ बिग प्राइस, इट वाज अ बिग प्राइस। मुझे, मगर मैं अटेंड किया वर्कशॉप, इट वाज द फर्स्ट डिजिटल वर्कशॉप। उस टाइम पे मुझे याद है एक डिजिटल कैमरा रखे थे और उसके बारे में बताए, बहुत बेसिक, बहुत कुछ अच्छा नॉलेज बताए, मगर हर चीज वो इंग्लिश में था। अच्छा। मुझे उसी दिन उसका प्रॉब्लम मालूम हो गया कि 70% फोटोग्राफर्स मेरे भारत में देहाती इलाके में रहते हैं और ये लोग इतना पैसा दे के सीख भी नहीं सकते हैं, और इसका सब्जेक्ट नॉलेज जो है ये इंग्लिश में उन पे इम्प्लांट नहीं होगा। ये बहुत दूर रह जाएंगे, एक बहुत बड़ा जनरेशन, एक बहुत बड़ा गैप निर्माण हो जाएगा यस। और एक सुसाइडल स्टेज आएगा। इतना बहुत बुरा, एक बड़ा, एक बहुत ब्रिज गैप ही निर्माण हो रहा था। तो मैं वो वर्कशॉप अटेंड करके आने के बाद, मैं बेसिकली एक टीचर था, फिर उसमें से मेरा जो शिक्षक की जो वृत्ति थी वो जागा हुआ। मैं बोला मुझे करना है ये। मैं माइक्रोबायोलॉजी सीखा, माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सिखाया, और टीचिंग क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे पता था। तो मैं बोला ये जो मेरा 70 to 80% पॉपुलेशन जो देहाती इलाके में रहते हैं, उन भाइयों तक नॉलेज जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने शुरू किया। उसी दिन बॉम्बे से वापस आया, वापस आने के बाद फिर आगे साल भर में मेरे पास डिजिटल कैमरा आया। मैं आपको बताता हूँ, मुझे अच्छी याद है, उस टाइम पे तपोवन एक्सप्रेस बोल के चलता था, इससे मुंबई से नांदेड़, दिन भर प्रवास रहता था। कैमरा उसके साथ में 300 पेज के मैनुअल थी। मैं बैग में कैमरा रखा, मैनुअल पढ़ते आया। शाम में 6 बजे मैं नांदेड़ को उतरा, 7 बजे मैंने कैमरा शुरू किया। 7 बजे मैंने कैमरा शुरू किया और क्लिक किया पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर। अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कितने हमारे फोटोग्राफर्स भाइयां हैं जिन्होंने अपने मैनुअल खोल के देखे। मेरे ख्याल से हार्डली 1 or 2% लोग होंगे जो मैनुअल, वो ऐसा प्लास्टिक सील के साथ ही रहता है, वो खोलते भी नहीं है। मुझे ये बहुत, अभी आज भी मुझे ये बात कि बहुत बुरा लगता है कि आप मैनुअल, आप 2 लाख 3 लाख रुपए का कैमरा हैंडल करते तो आप उसके बारे में मालूमात नहीं लेते पूरा, राइट। तो मैं सोचा कि अभी इसको, ये जो डिजिटल एरा आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी बिग डिजास्टर फॉर ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स। और 70% लोग खेड़े गांव में रहते थे। मैंने डिसाइड किया कि लेट मी स्टार्ट टीचिंग फोटोग्राफी। पहले मैंने मेरे गांव में चालू किया, नांदेड़ में चालू किया। फिर मैं, उससे पहले मैं स्टूडियो स्टार्ट करने से पहले एक कोनिका कलर लैब में काम करता था। मैं प्रोफेसरशिप छोड़ने के बाद 1 साल कुछ काम नहीं था, घर तो चलाना है, बीवी थी, बच्ची थी, तो मैंने एक छोटा सा लैब में काम किया कि फोटोग्राफिक बिजनेस क्या है ये स्टडी करने के लिए। वहां पे मुझे पता चला फोटोग्राफिक बिजनेस क्या है। उसके बाद फिर वहां पे काफी फोटोग्राफर्स के कांटेक्ट हो गया था। फिर मैंने मेरा स्टूडियो में जो विलेजेस से फोटोग्राफर्स आते थे उनको बुलाता था। वो स्ट्रोब लाइट नहीं देखे थे जिंदगी में, स्ट्रोब लाइट नहीं देखे थे। ऐसा छोटे छोटे चीज सिखाने के लिए शुरू किया। फिर 2006 में जब मार्क 11 ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया, दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल वर्कशॉप। वो था 5 दिन का, चिकलधारा में, ब्यूटीफुल प्लेस। सुबह 9 बजे शुरू होती थी, रात को 3-4 बजे तक चलती थी। और पहले उस टाइम, अभी तो क्या हुआ है, अभी वर्कशॉप्स जो है ये बहुत कमर्शियलाइजेशन हो गया वाला है। 5 स्टार रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलता है, फ्लाइट से हांगकांग बैंकॉक जाते हैं, ओके, और एकदम प्रोफेशनल मॉडल्स हायर करते हैं, ये कहते हैं। ये लोग ये सब सीखने के लिए वहाँ नहीं जाते।
ये लोगों को क्या, ये लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, और इतना पैसा भी खर्च नहीं करके थे। मुझे मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं गोंदिया छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे उस टाइम पे कुछ मेरे दोस्त लोग रहते थे। आई स्पेंट मनी फ्रॉम माई पॉकेट एंड आई वेंट देयर। 3 दिन का वर्कशॉप लिया कि वो लोगों को ये डिजिटल कैमरा क्या है, ये कैसा काम करता है। तो मैं कार्ड निकालने को गए तो सर वो फॉग हो जाएगा ना, कार्ड स्लॉट में से कार्ड अगर निकाला सर फॉग हो जाएंगे ना सब पिक्चर्स, जैसा फिल्म फॉग होता था ऐसा, तो ऐसी हालत थी। ओके, डिजिटल आ गया, आने के बाद क्या हुआ था, मैं एक जो एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर थे उनको, वो बहुत बिंदास थे, उनको कोई डर नहीं था, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा बोलता हूं कि इग्नोरेंस दे थॉट देयर इग्नोरेंस वाज अ ब्लिस। उनको ऐसा लगता था उनका जो इग्नोरेंस है वो एक ब्लिस है, एक आनंददायक क्षण है, बट दे वर नॉट नोइंग दैट इट इज अ फूल्स पैराडाइज। उनका जो इग्नोरेंस था वो एक फूल्स पैराडाइज था। तो इसमें क्या हो रहा था, वो स्टैंड अप नहीं हो सके ना, नया कैमरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, नया टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें क्या हो गया, फिर जो नया फोटोग्राफर्स का, जो एजुकेटेड फोटोग्राफर्स का जो एक स्ट्रीम आया, उन्होंने ओवरनाइट, जैसा 30 साल पहले भारत भर कांग्रेस गवत एक वीड बोल के आया था, पूरा ऐसा हिंदुस्तान कवर कर गया था, तो उसमें अच्छे क्रॉप सब दब गए, लैंड का फर्टिलिटी लॉस हो गया, ऐसा हो गया था। ऐसा ही हमारे फोटोग्राफी इंडस्ट्री में ये चीज, जैसा ही डिजिटल आया 2-3 साल में, ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स इमेजिन भी नहीं किए थे कि ये लोग इतना फास्ट ग्रोथ करेंगे इसमें, मगर ये हुआ। और इस जो तूफान थी, इस तूफान के अगेंस्ट बहुत सारा लोग उड़ गए, नहीं रहे। जो भी जिनका बच्चे थोड़ा एजुकेटेड थे और उनके पिताजी के साथ में स्टूडियो चलाए वाले थे, उनको जो फोटोग्राफिक नॉलेज थे, उन्होंने पूरा उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनके सीनियर्स, उनके पेरेंट्स के कंधे से खुद के खांधे पे लिए लेके, उन्होंने उसमें कोई सीखने में कोई कमीपना उनको महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नॉलेज जहां पर भी मिलता है, आज भी मैं सीखने को जाता हूँ, नाउ आई एम 57 ईयर्स ओल्ड, अगर कहीं नॉलेज मिलता है, मैं जितने भी ऑनलाइन वर्कशॉप्स हुए मैंने सभी अटेंड किया एज ए स्टूडेंट, बैठ के सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। तो सचिन सर जैसे सर थे, उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे टुक ऑन टू देयर शोल्डर्स। और अभय सर के जैसा जो बिजनेस इतने साल से ट्रेडिशनल बिजनेस किए थे, उन्होंने उसको मॉडर्नाइजेशन किए, उसको मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन किए, जो सीखे, जो चेंज हुए, वो सक्सेसफुल हुए। जो नहीं हुए वो एचएमटी और एम्बेसडर बन गए। एम्बेसडर कार और एचएमटी का जो हालत हो गई थी, उनको ऐसा लगता था एम्बेसडर कार को और एचएमटी को कोई हमें समय भी नहीं रोक सकता है, ऐसा एचएमटी कहता था। ऐसे ही हालत हो गई। ये उनका इग्नोरेंस था, उनका इग्नोरेंस था। इसके लिए दे पेड ए हेवी प्राइस। जो भी इतने जो एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर्स थे, दे पेड ए हेवी प्राइस फॉर दैट। मगर जो कुछ अच्छे उनके घर में जो नेक्स्ट जनरेशन था, वो लोगों ने बिजनेस को काफी अच्छा कैरी फॉरवर्ड किया। वही टाइम पे एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, वर्कशॉप्स। एक्चुअली वर्कशॉप्स ये ग्रेट स्केल में शुरू हो गया समथिंग अराउंड 2016-17 में। उससे पहले इतने वर्कशॉप्स, बहुत कम वर्कशॉप्स होते थे, और एकदम ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में, जैसे शायरी एकेडमी है, ओके, पराग सिंधे का, पंजे सिंधे सर का है, लाइट एंड शैडो एकेडमी है, इनके जैसा एकेडमीज में ही वर्कशॉप्स होते थे। फिर क्या हो गया, फोटोग्राफर्स सीखे, उसमें से जो एजुकेटेड लोग थे वो अपना बोरा बिस्तर लेके बाहर पड़े और उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए शुरू किए। मुझे अच्छा याद है, अभी छत्तीसगढ़ में राजा अवस्थी नाम का एक बहुत फेमस फोटोग्राफर है, राजा अवस्थी, और ही केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत छोटा सा गांव से आया और बहुत सारा स्ट्रगल किया। मोहित जयपुरे है, आज कौन नहीं पहचानता है मोहित जयपुरे को। अगर आप
उनके एंसेस्टर्स घर या उनके पेरेंट्स उनके बचपन नहीं देखे, आप अगर देखे हैं तो आपको पता चलेगा वो कहां से कहां पहुंचे, क्योंकि उनको उड़ान लेने का था। वो अपने पंख पे भरोसा नहीं रखते थे, वो अपना हौसले पे भरोसा रखते थे। इसके लिए वो इतना, अभी राजा अवस्थी को कौन नहीं पहचानते, सबसे ज्यादा यूट्यूब व्यूअर्स है राजा के लिए। और इनिशियल फेज में राजा अवस्थी का, मोहित जयपुरे का हमारा बहुत अच्छे डिस्कशंस होते थे, समथिंग अराउंड 2008, 2009, 2010 में बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शंस होते थे, और देवर कीन लर्नर्स। सो एक बात ऐसा रहा, जो सीखा वो आगे बढ़ा, जो नहीं सीखा वो खत्म हो गया, जब फिनिश। सो उसके बाद क्या हो गया, एक नया, एक तो डिजिटल का एक बहुत बड़ा वादळ आ गया था। उसके बाद में 2015-16 के आसपास और एक ऑलमोस्ट 2014 के बाद और एक नया पैंडेमिक आया। अब ये कोरोना को हम पैंडेमिक बोलते, इससे पहले एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आया। क्या आया पैंडेमिक? जो हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये लोगों ने, एक तो उनको फोटोग्राफी का पैशन था पहले से, और दे हैड ए वेरी गुड नॉलेज, बिकॉज वो सब साइंस के स्टूडेंट्स थे। आप देखिए 2010 से लेके 2020 के बीच में जितने भी सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स थे, जितने भी, आप डाबू रत्नानी को लीजिए, किसी को भी लीजिए, इवन विशाल भेंडे सर को भी लीजिए, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एमटेक है, एमटेक करके आए वाले हैं। ये लोगों ने क्या किए, इसके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वगैरह आए, उन्होंने सेकंड अटैक किए, जो थोड़ा बहुत डिजिटल में एस्टेब्लिश हो गए थे ऐसे फोटोग्राफर्स के लिए ऊपर। कुछ उनका ना स्टूडियो था, एक कैमरा किट था, वो उनके पास एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन था, वो था सोशल मीडिया। फेसबुक शुरू हो गया था, सोशल मीडिया, इंटरनेट की एंट्री हो गई थी, सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये लोगों ने उनको खुद को इंटरनेट पे प्रेजेंटेशन करने के लिए शुरू कर दिए। और एक बहुत बड़ा बात, ये पहले पुराने फोटोग्राफर्स जो भूल गए, उनको ऐसा लगता था कि इनके दादा का शादी मैं क्या हूँ, बाप का शादी मैं क्या हूँ, बेटे का शादी मैं करूंगा, इसका बेटे का शादी मैं करूंगा, ये सब ये नहीं चले जाएगा। उनको ऐसा नहीं, कभी ये नहीं सोचे थे जनरेशन भी चेंज होता है, बराबर, जनरेशन भी चेंज होता है। 2016 के बाद, 15-16 के बाद जब इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम, अभी आप देखिए, आप मुझे अगर पूछे कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स कहाँ हैं फोटोग्राफर्स के लिए, मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे है। सही कहा, सबसे ज्यादा क्लाइंट्स इंस्टाग्राम पे है। ओके, तो बीच में जो डिजिटल फोटोग्राफी के लिए जो आए वाले थे, जो थोड़ा बहुत जैसा जो एंसेस्ट्रल बिजनेस को डिजिटल में कन्वर्ट किए थे बड़ी मुश्किल से, वो लोग भी ये पैंडेमिक में, ये इंजीनियर्स और जो हाईली क्वालिफाइड फोटोग्राफर्स आए, उनके पैंडेमिक में सर्वाइव नहीं हो सके। ओके, और इसमें जो आया पूरा नया, अभी लास्ट आप देखिए, लास्ट एक 8-9 साल में जितने भी सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स है, ये एक्चुअली उनको फोटोग्राफी का कोई संबंध ही नहीं था, उनके खानदान में कोई कैमरा पकड़े वाला नहीं था, मगर ये लोगों ने बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गए, दे बिकम बिलियनर्स। अफाट पैसे कमावले त्या लोकांनी, खूप बहुत सारा पैसे कमाए। क्यों? क्लाइंट उनको मालूम था कहाँ है, प्रेजेंटेशन उनको देना मालूम था क्या देना है। मगर हमारा जैसे जो हमसे जो पहले पीढ़ी थे ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स, एक मैं छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। वो एक आदमी कुछ ढूंढ रहा था लाइट के नीचे, तो वो एक उसके दोस्त ने आया, तो क्या ढूंढ रहे आप? अरे यार, मेरा यहाँ पे पैसा गिर गया, मेरा पैसा गिर गया, मैं ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गिरा पैसा? वो बोला वहां जो है ना, वो वहां पे गिरा। फिर तू वहां क्यों नहीं ढूंढ रहा है, यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? बोला यहाँ लाइट है, वहां अंधेरा है। अरे भाई, तेरा पैसे वहां घूम गया है, तुम लाइट में ढूंढे तो नहीं मिलेगा। क्या हो गया इसमें? ये लोगों ने क्या किए, अपडेट करने के वजह से नया आए वाले लोगों को ब्लेम करने को शुरू कर दिए।
उनमें दोष ढूंढने के लिए शुरू कर दिए, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा अटैक कर रहे हैं। हाँ, उनका खुद का जो कमजोरियां था, वो कमजोरी के बारे में कोई उसकी स्टडी नहीं की, उन्होंने अपडेट नहीं कर पाए। पूरा सेकेंड पैंडेमिक वहां पे आया, इसमें बचा कुचा ये लोग। अब तक मैं बोलता हूँ आपको 2020 तक जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स थे, मुझे पता, जो जो 20 साल 25 साल से फोटोग्राफी बिजनेस करते आए वाले हैं, सब लोग परेशान थे। कस्टमर्स नहीं आ रहे हमारे पास। फिर जब कस्टमर्स नहीं आते हैं तो आपको स्टूडियो चलाना है, स्टूडियो का रेंट देना है, घर चलाना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है। फिर आप करेंगे क्या? वहां पे आ गया प्राइस कंपटीशन, लोअरिंग द प्राइस। पहले आधा मर चुके थे ये सब पैंडेमिक की वजह से, और प्राइस लोअर करने की वजह से, और उनका जो हालत थी, माली हालत, बहुत सारा डाउन आ गया। कितने फोटोग्राफर्स मैं जानता हूं सुसाइड किए, स्टूडियो बंद किए, फळ विक्रेता झाले, दे बिकम फोटोग्राफर्स, बिकम फ्रूट सेलर्स। कुछ लोग पूरा रेडिकली बिजनेस चेंज कर दिए। जिन लोगों ने 20-20 साल बिजनेस किए थे, वो लोगों ने अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा नहीं था हम अपग्रेड कर सकते हैं। मगर एक बात ध्यान में रखने का, पैंडेमिक्स आते ही रहेंगे। ये लास्ट पैंडेमिक नहीं था। कोरोना जो है ना, कोरोना ये लास्ट पैंडेमिक नहीं, इसके बाद भी पैंडेमिक्स आएंगे। एक एडवर्टाइजमेंट आता है, कुछ दाग अच्छे होते हैं, बराबर, कुछ दाग अच्छे होते हैं, एक ऐड है। तो मैं कहता हूँ ये जो कोरोना एरा आया, ये बहुत सारा नुकसान किया, बहुत सारे मौतें हुए, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी चेंज हो गया, आदमी को जीवन की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया। ओके, तो ये सारी चीज कोरोना की वजह से हो गए। हम सब लोग बिजनेस गया, ये गया, वो गया, सब बहुत बड़ा ये हो गया था। इसमें और एक पॉइंट मैं बोलने का भूल गया कि हमारे साथ जो पहले जनरेशन था, वो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। एक FM2 ले लिए, 10 साल 15 साल चलाते थे, क्योंकि कैमरा भी उतना बड़ा अपडेट, निकॉन और कैनन के जैसा मॉडल 2-3 साल में एक कैमरा नया लाते थे। अभी एक साल में कैनन 10 कैमरा नया लॉन्च करता है, निकॉन 10 कैमरा नया लॉन्च करता है। अपडेट होना बहुत जरूरी हो गया। तो नया जो फोटोग्राफर जनरेशन आए थे, जो पैसा कमाते थे, वो लोगों ने क्या कर दिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। ये मॉडल आया, ये बेचो, दूसरा लो, दूसरा लो। दे अर्न लॉट ऑफ मनी, बट दे कुड नॉट सेव द मनी। सो मनी अर्नड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी सेव्ड इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस में आप कितना कमाए उसके कोई महत्व नहीं रहता, आप कितना बचाए ये बहुत महत्व रहता है। ये जो नया जनरेशन आया, बहुत पैसा कमाया। एक शादी को मैं 2 लाख रुपए देता हूँ, 3 लाख रुपए देता हूँ, मगर नया कोई कैमरा अपडेट करना है तो फिर उसके पास पैसे नहीं है। क्यों? उसने उसका लाइफस्टाइल ऐसा एडेप्ट किया। इसमें इसका मेन वजह क्या? अभी यहाँ पे क्या थर्ड पार्टी एंट्री हो गई, प्राइवेट बैंक्स आ गए फाइनेंस करने के लिए। ओके, नेशनलाइज्ड बैंक में लोन नहीं मिलता था इजीली, अभी इनके दरवाजे पे आके लोन देने के लिए शुरू हो गया। धड़ाधड़ लोन लो, 10 वेडिंग करो, इंस्टॉलमेंट फेडो, 10 वेडिंग करो, इंस्टॉलमेंट फेडो, ये चालू था कंटिन्यूअसली। सडनली वन फाइन मॉर्निंग, जैसा डिजिटल एरा आया था उससे, और नया डिजिटल फोटोग्राफर्स आए थे, एजुकेटेड फोटोग्राफर्स, उससे भारी एक नया पैंडेमिक आया, वायरल पैंडेमिक। ये था कोरोना। कोरोना ने सिर्फ फोटोग्राफिक इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं किया, ऐसा दुनिया का कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां जिससे कोरोना ने अफेक्ट नहीं किया। मैं बोलता हूँ स्ट्रीट पे बैठे वाला कॉबलर जो चमार रहता है चप्पल रिपेयर करने का, उससे लेके आकाश में रॉकेट छूटने वाला नासा तक, सब लोग प्रॉब्लम में आ गए। कोरोना ने किसको भी नहीं छोड़ा, पूरा लाइफस्टाइल बदल दिया। बराबर। इतना बड़ा हैवॉक कॉज हुआ कि खुद की रिलेटिव्स, माँ बाप उनका डेथ हो गए तो बेटे उनकी क्रिमिनेशन में नहीं जा सके। घर के घर, गांव के गांव, जैसा 100 साल पहले प्लेग आता था, प्लेग आया था, उस टाइम पे हम सुनते थे कि प्लेग आया तो पूरा गांव खाली, ऐसा कोरोना उससे बदतर हो गई। 1.5 साल से ये चीज चल रहा है।
फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये इट इज सिंपल। कोरोना के जैसा वायरस पहले भी 10 आके गए वाला है। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मुझे पता है कि वायरस का उसका कैसा प्रोपगेशन होता है, इम्यूनिटी कैसा डेवलप होता है, ये सब चीज मालूम है। मगर मैं हम फिर कहता हूं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ऐसा लोगों का इग्नोरेंस था, वो उनका ब्लिस था, बट इट वॉज अ फूल्स पॅराडाइज वन्स अगेन। मूर्खांची जग निर्माण झाला होता। मला काय होते, मी आवळा पाक, मैं योगा करता हूँ, मैं आवड़ा पाक च्यवनप्राश खाता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अरे भाई, दिस इज वायरस, ये आपका कुछ नहीं सुनता। ये बहुत सारा ग्लोबल इकोनॉमी चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इधर क्या हो गया मालूम था, वेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा उस पर मार गिरा। वेडिंग इंडस्ट्री पे मैं बोलता हूँ, वेडिंग इंडस्ट्री ये 100 चीज मिलके एक वेडिंग इंडस्ट्री है। देयर आर 100 वेंडर्स, मोर देन 100 वेंडर्स इन अ वेडिंग इंडस्ट्री। फोटोग्राफर इज अ पार्ट ऑफ दैट। फोटोग्राफर is a part of, he contributes around in between something around, I think hardly 1 to 2% of the wedding industry. but ये 1 to 2% जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी वेडिंग इंडस्ट्री है, इसका पूरा रिकॉर्ड फोटोग्राफी रखता है। कैटरिंग सेक्शन करोड़ों का, अब्जों का है। डेकोरेशन सेक्शन अब्जों का है, मगर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। आदमी खाना खाता है, भूल जाता है। डेकोरेशन आज पूरा 2 दिन तैयार करते हैं, तीसरे दिन सिर्फ गुंडाल के ट्रक में डाल के चले जाते हैं। मगर फोटोग्राफर का जो काम है, इट लिव्स फॉर जनरेशन टू जनरेशन। तो इसका महत्व फोटोग्राफर ने नहीं पहचाना। इसका जो महत्व थी, फोटोग्राफर ने नहीं पहचाना कि कोरोना में मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, चलो रेट कम कर दो। ओके, रेट कम करो, काम करो। जो लोगों ने एक वेडिंग के लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लेके, जो नया जनरेशन आया था, वो लोग काम करते थे। डेस्टिनेशन वेडिंग, फ्लाइट से जाओ, मैं आज ऑडी लिया, मैं स्कोडा लिया, ऐसा स्टेटस अपडेट होता था। सो आई एम इन जयपुर पैलेस, आई एम इन देयर। इतना उनका प्रोपेगेंडा, उनका इतना एडवर्टाइजमेंट थ्योरी होता था। आज इंस्टाग्राम चेक करके देखिए, मैं बोलता हूँ हार्डली आपको 5 एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर्स मिलेंगे वहां पे। सब तूफान में जैसा पत्ते उड़ जाते हैं ना, वैसा सब लोग उड़ गए, क्योंकि इनके पास इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसा नहीं था। इनके घर जब्ती हो गए, इनके गाड़ियां जब्ती हो गए। दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर इक्विपमेंट्स। इतना सब तूफान होने के बाद भी जो स्टूडियो ओनर्स थे, जो बहुत गरीबी हालात में चल रहे थे, वो अभी भी पांव जमीन पे है उनका, वो उड़ नहीं गए, वो नहीं उड़ गए। स्टिल देयर इज अ बिजनेस लेफ्ट फॉर देम। अभी सिर्फ उनके ही लिए बिजनेस है। मैं कहता हूं, अभी फिनिक्स के जैसा फिर ये सब लोग, एक कोरोना ने फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया है। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, जो एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर्स है, दे कैन कम बैक वंस अगेन इनटू द बिजनेस मेन स्ट्रीम लाइन। इसके लिए बहुत सारा आपको थोड़ा अपडेट होना जरूरी है। ये मेरा आज की सब्जेक्ट है, जिसके बारे में मैं आज बोलने वाला हूं। ओके, नाउ आई विल कम टू द सब्जेक्ट, माय सब्जेक्ट। ओके, मैं शुरू कर सकता हूं मेरा सब्जेक्ट? Yes, okay, sir. fine. I will have a glass of water. Okay, Sure, just sir, I will please. mute my mic. प्लीज। प्रसाद सर, आप स्क्रीन तीनों का एक साइज में कीजिए। ओके, जस्ट मिनट। सो एक्चुअली आज हमारे साथ है सम्माननीय राघवेंद्र कट्टी सर, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं आज हमारे इस लाइव टॉक में, उनका मैं स्वागत करता हूं। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ तो आप सभी का मैं एक्चुअली नाम लेकर स्वागत करना चाहता हूं, ताकि एक रिश्ता बन जाता है हमारा। और ये 17th बाउंस बैक है। सो ये फर्स्ट बाउंस बैक इतना जोरदार है कि इससे बहुत कुछ, एक्चुअली कई बार ये होता है हमें कि सिर्फ कुछ फोटोज दिखाए, कुछ ट्रिक्स बताए तो बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे चेंज होना जरूरी है। हम सिर्फ कैमरा का सेटिंग बदल के कुछ नहीं होगा, हम खुद का सेटिंग बदलने का समय आ गया है ये। और आज का ये टॉक वही है कि हम अपनी सोच को अच्छे से प्रॉपर बनाएं, उसको एक
सही तरीके से आगे लेके जाए, उसको एक फिनिशिंग दे, उसको शार्पनिंग करे। तो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ फारूक खान जी का, सतीश पेडनेकर सर का, और लाइट एंड शैडो एकेडमी तो है ही जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। धीरज पाटिल जी हमारे साथ है, विनोद देशपांडे सर हमारे साथ है, वेलकम। कैम्जिया गुड इवनिंग, विंस्टार सिनेमेटोग्राफी वेलकम, धीरज सर वेलकम, दीपक बारटके सर वेलकम, रवि किरण जी जो कह रहे कि 5 सितंबर 2010 में बुल्ढाना में कट्टी सर का उन्होंने वर्कशॉप आयोजित किया था और बहुत ही बढ़िया सर ने मार्गदर्शन किया था, ऐसे सर बता रहे हैं यहाँ पर रवि किरण सर। उसके बाद में हमारे साथ जुड़े हैं विजय शेट्टे सर, वेलकम। फोटो आर्टियो स्कूल ऑफ फोटोग्राफी जो मैंने कमेंट किया था एक्चुअली, और लोकी वेलकम, कांचन स्टूडियो वेलकम, कैलाश लांडे जी वेलकम, संजय वर्मा जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फर्स्ट ये आज का टॉक है, और सर का जो एक्सपीरियंस था इतने सालों का, तो सर हमें आज इस टॉक से उनका पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मतलब सर पूरे पास्ट में लेकर गए, और जहाँ पे डिजिटल आने के बाद क्या क्या बदलाव हम में हुए, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और फिर अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन में कौन स्ट्रगल कर रहा है, कौन कितना खुद को सरवाइव कर पा रहा है, या फिर कई सारी चीजें होती कि आकर चले जाना, वो भी बातें होती है। जो प्रोफेशनल्स है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बालाजी मीडिया वेलकम सर, वेलकम। तो ये सर के लिए एक थोड़ा सा ब्रेक, और मैं कहूंगा कि कैम्जिया ये यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, तो जरूर अगर किसी ने कैम्जिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस लिंक को भी शेयर कीजिए ताकि ये टॉक मैक्सिमम फोटोग्राफर तक कैसे पहुंचता है, ये अपने लिए जरूरी है, क्योंकि ये फोटोग्राफर्स के लिए है। लॉकडाउन में जो सिचुएशन आई है उससे थोड़ा बाहर निकलकर हमें कुछ आगे सोचना है, उसके बारे में है। तो जरूर शेयर कीजिए और बने रहिए, रोज हमें मिलना है शार्प 4 बजे। सर प्लीज, सर स्क्रीन रिसेट करा प्लीज। ओके सर, कट्टी सर माइक। हाँ, मैं अभी मेरा सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। ओके, तो अभी फिर कोरोना ने और एक मौका दिया है जो हार्डकोर फोटोग्राफर्स है, जो रियली विच इज देयर इन ब्लड, जिनके खून में फोटोग्राफी है, जिन्होंने फोटोग्राफी के उंगली पकड़ के बड़े हो गए वाले हैं, जिनका एंसेस्टर्स वो फील्ड में काम किए हैं, या नया भी पहला भी जैसा मेरा जैसा आदमी जो फ्रेशर था मगर एथिक्स और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जो मैंने बिजनेस किया, तो ऐसे लोगों के लिए एक बाउंस बैक होने के लिए एक बहुत अच्छा कोरोना ने एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दिया है, क्योंकि इसमें जो मशरूम के जैसे फोटोग्राफर्स ग्रोथ हो गए थे वो सब इस फ्लड में वॉश आउट हो गए। मैं देखा हूँ रोज, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखिए, फेसबुक पे देखिए, जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए देके किट लिए थे वो बेचने को निकले हैं 1/4 प्राइस 1/3 प्राइस में। ये क्यों हुआ? बिकॉज दे अर्न द मनी, दे डिड नॉट सेव द मनी। उनको शुरू करने का पता था, कहां रुकना ये पता नहीं था। जो इंसान शुरू करता है अगर उसको पता नहीं होता है उसको कहां रुकना है तो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होता है। उसको बिल्कुल उसके लाइफ में उसको पता होना चाहिए कि उसको किस मोड पे रुकना है। ये बहुत जरूरी है, वो या फोटोग्राफी हो या लाइफ हो। ओके, इंडिया में और एक चीज, एक नया फोटोग्राफर्स में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। आप कभी 25 साल पहले की मैं बात कहता हूं कि गांव में अगर 10 स्टूडियो है तो 10 स्टूडियो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहते थे, राइट? कभी क्राउडेड नहीं होते थे कभी भी। मगर आज क्या हो गया है, अगर एक आदमी खरमुरे का गाड़ी लगाया, उसका अगर अच्छा चलने लगा तो आप एक हफ्ते के अंदर देखिए वहां पे 25 खरमुरे के गाड़ी खड़े हो जाते हैं। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था वजीराबाद में, तो उस टाइम पे वहां पे सिर्फ 3 स्टूडियो थे, 3। देयर वर ओनली 3 स्टूडियोज मेरा एरिया में, अराउंड 2-3-4 किलोमीटर एरिया में। ओके, 3 या 4 स्टूडियो थे। 2010 आते आते नांदेड़ में जहां पे
30-35 स्टूडियोज थे, उसका नंबर हो गया अराउंड 300। और मेरा जो लोकेशन है, मेरा लोकेशन में 10 से 15 स्टूडियो हो गए। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि क्राउड, अगर एक आदमी ने सक्सेस पाया है तो उसको लगता है वो जगह का महत्व है, उस जगह में धंधा होता है, उस जगह में धंधा होता है। भाई जगह में धंधा नहीं होता है, वो आदमी का दिमाग और उसका हार्ड वर्क, उसका बिजनेस व्यू, इसके वजह से उसके धंधा हो रहा है। 15 स्टूडियो मेरे आजू बाजू में रहने के बाद भी मैं बोलता हूं मेरे पास क्राउड मैनेजमेंट, मतलब लिटरली मुझे अपॉइंटमेंट देना पड़ता था क्लाइंट्स को, आप इतने बजे आओ, इतने बजे आओ। तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा 15 स्टूडियो आने के बावजूद भी, क्योंकि मेरा जगह के महत्व से नहीं चलता था, मेरा खुद की नॉलेज और मेरा खुद की विजन से मैंने चलाता था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा है कि अरे वजीराबाद में स्टूडियो डाले तो बहुत चलेगा यार, तूफान चलेगा। उसको हाले परवड़ने नहीं दो, उतना किराया दे के वो स्टूडियो था। ऐसा ये ट्रेंड शुरू हो गई, क्राउडेड हो गए। फिर इसके वजह से क्या हो गया, क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर प्राइस वार शुरू हो गया। बीच में तो मैं बताता हूं, एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं कि एग्जाम रिजल्ट्स आ गए नजदीक, तो पूरा गांव भर में 30 रुपए में 30 पासपोर्ट, 50 रुपए में 50 पासपोर्ट, 50 रुपए में 100 पासपोर्ट बोर्ड लग जाते थे। तूफान, मारा मारी, एडवर्टाइजमेंट सब हो जाते थे। कितना भी एसोसिएशन उनको रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, ये नहीं रुकता था। फिर एग्जाम खत्म हो गए, फिर सब लोग सीरियसली विचार करने का, हम मीटिंग लेंगे, रेट फिक्स करेंगे और इतना पैसे में काम करना। फिर एग्जाम आ गए, सिर गुंडाल के अंदर रख दिया, फिर ये होता था। फिर मैंने देखा, बहुत बार देखा, 2-3 बार। एक बार मैंने अनाउंसमेंट कर दिया पेपर में, फ्रंट पेज पे न्यूज डाल दिया, 10वीं पास विद्यार्थ्यांना सर्वांना मोफत पासपोर्ट। जो भी बच्चा 10वीं 35% पास लेके पास हो जाएगा उसको कट्टी फोटो गैलरी में फ्री पासपोर्ट मिलेंगे। बोर्ड लगा दिया, पेपर में न्यूज डाल दिया। डालते बरोबर गांव के जितने भी फोटोग्राफर्स थे वो सब अध्यक्ष को लेके मेरे स्टूडियो में आ गए। आके बोले कि तुम्हारे फोटोग्राफर की पेट पे पैर देना चाहता है क्या, तू ऐसा कैसा धंधा खत्म कर रहा। मैं बोला धंधा मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, धंधा आप खत्म कर रहे हो, धंधा आप खत्म कर रहे। पासपोर्ट एक ऐसी चीज है जिससे पूरा स्टूडियो चलता है, उसका लाइट बिल, उसका रेंट, उसका सब खर्चा उस पर निकल जाए, नौकर का पगार निकल जाती है। ऐसा मैंने अगर बोला, अगर इसके कल से कोई स्टूडियो के सामने अगर बोर्ड दिखा, मैं ये 1 साल नहीं है, मैं जब तक जिंदगी मेरे स्टूडियो चलाऊंगा तब तक मैं गांव में सबको पासपोर्ट फ्री बांट। अभी मैं आज सिर्फ स्टूडेंट को बोला हूं, कल मैं स्वतंत्र सैनिक, सीनियर सिटीजन्स, सबको मैं फ्री पासपोर्ट बांटूंगा। मैं बोलता हूं उस दिन से आज तक कोई स्टूडियो के सामने बोर्ड नहीं लगता है कि 30 रुपया में 40 पासपोर्ट। एक करके दिखाया, और आज भी हमारे पास पासपोर्ट के लिए बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। जो उसको मारने के लिए बहुत पावर नहीं चाहिए, यू कैन, एक छोटा सा इंजेक्शन से सब लोग ओके हो गए, पैंडेमिक खत्म हो गई, पासपोर्ट का पैंडेमिक खत्म हो गया नांदेड़ में। ओके, ये चीज होने लगता है, तो फियर्स कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन हो जाता है। जहां पे तुमका जिंदगी चलाने के लिए खर्चा का ग्राफ बढ़ रहा है, वहां पे आप आपका इनकम का ग्राफ नीचे लेके आ रहे। यू गॉट माई पॉइंट। जहां पे आपको आपका रेंट बढ़ रहा है, आपके मेडिकल चार्जेस बढ़ रहे हैं, आपके बच्चों का एजुकेशन का फीस बढ़ रहा है, हर चीज, लाइट बिल बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है, जहां पे आप इनकम बढ़ाने का छोड़ के प्राइस कंपटीशन में नीचे आ रहे। ये कहां जाएगा? इट इज हैविंग ए डेड एंड। ये इस चक्रव्यूह में से निकल के बाहर ही नहीं आएगा। तो ये होते गया, बहुत फियर्स कंपटीशन हो गया। लिटरली मैं बोलता हूं आपको, कैटरिंग वाले भी फोटोग्राफी चालू कर दिए। हमारे पास कैटरिंग दिए तो हम आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी फ्री करके देंगे। इसका वजह क्या है? इसका वजह है वी फोटोग्राफर्स, हम फोटोग्राफर्स क्लाइंट को एजुकेट किए कि फोटोग्राफी कितना सस्ता है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था।
वी मेड आवर क्लाइंट्स वाइज। अभी आप देखिए ऐसे भी क्लाइंट्स है, वो बोलता है मुझे आप फोटो निकाल के दो, कितना लेते बोल, एक दिन का 5,000 10,000 मैं देता हूँ, लेता हूँ। उसको पता है गांव में लैब में कितना एक पेज प्रिंट होता है, डिजाइनर क्या रेट से प्रिंट करता है, ऐसा करके पूरा बिजनेस का सत्यानाश कर दिए ये लोगों ने, कंप्लीटली स्मैश्ड द बिजनेस ऑफ फोटोग्राफी। एक जहां पे एक एक दूल्हे को जितना ये रहता था, एक एक कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट किया तो सबसे पहले वो फोटोग्राफर आया कि नहीं आया ये देखता था, ऐसा पोजीशन से कहां से डस्ट हो गए सब। इसकी मेन वजह है क्राउडिंग, और कुछ हद तक मैंने जो प्राइवेट फाइनेंसर्स है उनको भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, और सबसे बड़ा चीज है इग्नोरेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर्स। ये सब चीज हो गई और सब लोग क्राउडिंग होने लगे, सब लोग वेडिंग, सब लोग प्री वेडिंग, सब लोग इवेंट। आपको पता है क्या फोटोग्राफी में वेडिंग जो है, वेडिंग स्टूडियो फोटोग्राफी, प्री वेडिंग इवेंट फोटोग्राफी है, ये ओनली 25% रिप्रेजेंट करते हैं, और 75% अपॉर्चुनिटीज है जहां पे फोटोग्राफर देखता ही नहीं है, और वहां पे बहुत पैसा है, लॉट ऑफ मनी, और आपको वहां पे कंपटीशन नहीं है। आप सब लोग अभी क्या, मैं अभी 2 मिनट पहले जो आपको मैं जोक सुनाया, सब लोग जहां पे लाइट है वहां पे पैसा ढूंढ रहे हैं, पैसा कहां है वहां नहीं ढूंढ रहे, लाइट है बोल के पैसा ढूंढ रहे, मगर वहां पैसा नहीं है। एक्चुअली जहां पे पोटेंशियल कस्टमर्स है वहां पे फोटोग्राफर जा ही नहीं रहा है। तो मैंने 2003 में, और पहले जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था वहां पे मैंने माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी रिसर्च के लिए शुरू कर दिया था। ये दो चीज मेरा सब्जेक्ट है आज, मेडिकल फोटोग्राफी और रिसर्च फोटोग्राफी, ये दो चीज के बारे में ही मैं बात करूंगा। ओके, ये मेडिकल फोटोग्राफी क्या होता है, तो हमको अभी आज फोटोग्राफर्स को क्या करना है, वेडिंग, इवेंट, प्री वेडिंग, स्टूडियो आप छोड़ दीजिए, डोंट रन बिहाइंड दोज थिंग्स, let the fools to run behind that. There are so many opportunities, there are so many avenues for photographers, बहुत सारे रास्ते हैं, वहां पे जाओ जहां पे कंपटीशन नहीं है, बहुत सारा पैसा है। उसमें से दो चीज मैं आज ढूंढा हूं, रिसर्च एंड मेडिकल फोटोग्राफी। सबसे पहले मैं रिसर्च फोटोग्राफी रिसर्च में आता हूं। आप देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस है या तालुका प्लेस है जहां पे कॉलेजेस है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, जहां पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स पढ़ाया जाता है, और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है, कैपिटल्स है, फाइनेंशियल कैपिटल्स है, हर जगह कॉलेज तालुका प्लेस से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन ये तालुका प्लेस से लेके भारत की राजधानी तक सब तरफ है। ओके, हर कॉलेज में कम से कम 10 से 12 डिपार्टमेंट्स रहते हैं। साइंस है तो कम से कम 10 डिपार्टमेंट रहते हैं, आर्ट्स है तो कम से कम 5 डिपार्टमेंट रहते हैं, कॉमर्स है तो कम से कम 5 डिपार्टमेंट्स रहते हैं, हर जगह डिपार्टमेंट्स है, और हर डिपार्टमेंट में कम से कम 8 से 10 प्राध्यापक रहते हैं, लेक्चर्स। और सीनियर कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए प्राध्यापक, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाने के लिए उसका डॉक्टरेट होना बहुत जरूरी है वो प्राध्यापक। तो एक डिपार्टमेंट में आपको कम से कम 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल गए। मैं कैसा कहता हूं, उनको अगर रिसर्च करना है तो उसको पीएचडी थीसिस सबमिट करना पड़ता है, और ये 3 साल काम करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उनको 3 साल का टाइम देता है, 3 साल के अंदर आपको ये पीएचडी कंप्लीट करना है। जो भी नया संशोधन करता है वो नया संशोधन करते वक्त हर चीज को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। उसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक कस्टमर, एक पीएचडी रिसर्च करने वाला बंदा 3 साल तक काम करता है। ओके, एक डिपार्टमेंट में 10 प्राध्यापक पीएचडी कर रहे, तो आपको 10 क्लाइंट्स 3 साल तक फिक्स है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया आपको? और ये साल भर 3 साल चलते रहता है। हर 2-4 दिन को एक बार फोन आता है, अरे मेरा रिसर्च में ये नया चीज आया है, इसके 3-4 फोटो लेना है अपने को, जाओ फोटो क्लिक करो आ जाओ। ओके, इसके लिए दे पे वेरी हैंडसमली।
बिकॉज उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फोटोग्राफी का बजट देता है एक साल को कम से कम 70 से 80 हजार लाख रुपए तक फोटोग्राफी के लिए बजट देता है। तो एक डिपार्टमेंट में 10 लाख रुपए फोटोग्राफी के लिए बजट है और एक कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट है। आप अंदाजा लगाइए एक कॉलेज पोटेंशियल कस्टमर कितना आपको पैसा दे सकता है। बराबर। हम वहां पे ढूंढ ही नहीं रहे हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत तुमको नॉलेज देना जरूरी है। देखिए एक बात, तुमको आज बिजनेस क्रिएट करना है। बिजनेस तुम्हारे दरवाजे पे चल के नहीं आता, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए हैं। अभी आपको यू हैव टू, इफ यू वांट टू सेल यू हैव टू शाउट। जो चिल्लाएगा उसका ही बिकेगा। ओके, यू हैव टू टेल अबाउट योर स्किल्स, यू हैव टू टेल अबाउट योर नॉलेज। आप आपके नॉलेज के बारे में बताना है, आपको क्या आता है इसके बारे में बताना। बेस फोटोग्राफी ही है, बेस फोटोग्राफी है। आप उसको थोड़ा अलग चैनल में लेके जाना है। बैंड बाजा बारात की जगह माइक्रोस्कोप, रिसर्च, थीसिस, इनमें जाना है। और ये बहुत आसान जिंदगी है। ये आपको काम करना है 10 से 5 के बीच में। कोई रात में वेडिंग्स में जैसा रात बारात ये वगैरह थक जाते, वो कोई चीज नहीं है। शादी इंडिया में सिर्फ 6 महीने चलते, 6 महीने फोटोग्राफर्स को छुट्टी रहती है। ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। ओके, इसके लिए थोड़ा स्किल्स आपको डेवलप करना है। और ये स्किल्स डेवलप करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और बड़े बड़े कॉलेजेस जो है फोटोग्राफर्स के लिए खास कोर्सेज चलाते हैं। फोटोग्राफर्स के लिए खास कोर्सेज भी चलाते हैं, साइंटिफिक फोटोग्राफी के लिए, रिसर्च फोटोग्राफी के लिए। ये पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, इंटरनेट पे इसके वेबसाइट्स पे इसके एड्रेसेस मिलते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इसके कोर्सेज चलते हैं। MSBT महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ये कोर्सेज चलते हैं। आपको अपग्रेड करना है, एक छोटा सा 3 महीने का वगैरह डिप्लोमा लेना है। फीस भी बहुत अफोर्डेबल रहता है, 10,000 15,000 रुपए फीस रहती है। और आपको ऐसा लगता होगा इसके लिए पूरा मेरे इक्विपमेंट्स में पूरा चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। आपका बेसिक जो है कैमरा तो रहेगा ही है, कैमरा रहेगा ही। आप फ्लैश यूज करते हैं, फ्लैश भी रहेगा ही, मगर फ्लैश चेंज होगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिसर्च में आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिंग फ्लैश। आपको फ्लैश लेना है, रिंग फ्लैश। ये रिसर्च में भी काम आती है और मेडिकल फोटोग्राफी में काम आता है। ये आज मार्केट में अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे गए, मेरे ख्याल से कुछ 7,000 से लेके 35,000 रुपए तक मिलते हैं। ये सब टीटीएल एडवांस ये है। इसमें सिंगल रिंग वाला है, डबल रिंग वाला है, अलग अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? मैं बोलता हूँ 7,000 से लेके 35,000 तक। आप 7,000 का भी लेके काम चला सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद सेकेंड आता है, वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक एडाप्टर। दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक एडाप्टर। ये अपना ये जो माउंट है ये हमारा कैमरा को बैठता है और ये माइक्रोस्कोप में बैठता है। माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, अभी आप इंटरनेट पे या मेडिकल ब्रोचर्स देखे या मेडिकल एडवर्टाइजमेंट्स देखे, उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस या अपना पेशी सेल्स, ह्यूमन सेल्स, जो भी माइक्रोस्कोपिक ये रहते हैं, इसकी सब फोटोग्राफी पीएचडी में फोटोग्राफी करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता हूँ, एक पीएचडी थीसिस में कम से कम 200 से 300 फोटोग्राफ्स लगते हैं। और एक थीसिस का 5 कॉपी बनाना पड़ता है, कंपलसरी 5 कॉपी सबमिट करना पड़ता है। बोलते 300 इंटू 5, 1500 फोटोग्राफ्स आपका फिक्स है। 1500 फोटोग्राफ्स आपका फिक्स है एक पीएचडी थीसिस में। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक एडाप्टर है। ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च किए तो मिल जाएगा। उसके बाद ये मैक्रो फोटोग्राफी के लिए जो पुराने लोग देखे, बेलो आता था एनलार्जर को, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने वालों के लिए ये बेलो बोलते। इसको ये स्लाइड कॉपियर बोल के भी काम करने के लिए आता है, मैक्रो फोटोग्राफी के लिए भी काम करने के लिए आता है, जहाँ पे
फंगस, बैक्टीरियल कॉलोनी, इसके सब, या सर्जरी अगर है वहाँ पे क्लोजअप फोटोग्राफ्स लेना है तो इसके लिए भी ये काम को आते हैं। एक इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ फॉलो फोकस का रहते हैं, कुछ आपको वीडियो शूट करना है मैन्युअली इसमें, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पे हम शूट करते रहते हैं। अपन हाथ से फोकस करना ये इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि ऑलरेडी एक फोटोग्राफ्स लेते रहते हैं, वीडियोग्राफ्स रहते हैं। ये जस्ट मेरे ख्याल से कुछ $1 या $2 प्राइस है इसका। ये फॉलो फोकस रिंग है, इसे एक इक्विपमेंट के ऐसे छोटे छोटे, मेरे ख्याल से एक 20-25 हजार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पूरा फोटोग्राफी का बिजनेस का नजरिया बदल दे सकते, आप नया इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अभी आजकल मैं आपको बताता हूं, LKG UKG जिनके बच्चे छोटे हैं वो पढ़ते, स्कूल में पढ़ते हैं, उनको प्रोजेक्ट कंपलसरी कर दिया वाले हैं। प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट कौन बच्चे नहीं करते, माँ बाप करते हैं। वो सबसे ज्यादा भागदौड़, एग्जाम पीरियड में जब प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, सबसे ज्यादा पेरेंट्स का फोन मुझे रहता है, कट्टी सर वो 10 फोटोग्राफ्स बैक्टीरिया का भेज दो ना मुझे, कुछ फंगस का फोटोग्राफ्स भेज दो ना, जो भी आपका बिल है मैं दे दूंगा। आप ये चालू हो जाता है, ये पूरा महीना भर, ये 8th 9th 10th के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पर भी आपका फोटोग्राफी बहुत चलता है। सिर्फ हम जहां पे मेरा क्लाइंट्स है वहां पे हम नहीं जा रहे हैं, हम सर्च नहीं कर रहे, हम पूरा जो है क्राउड हो रहे वेडिंग में, वहां कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कर रहे। अरे यहाँ पे एक मुझे बताइए, कोई एक डॉक्टर का लड़का प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है, अगर आप उसको 10 फोटो दिए, वो खुशी खुशी से 2000 रुपए आपको देगा। तो स्टूडियो में बैठे तो 2000 रुपए में 10 फोटो आपको कोई नहीं देगा। आपको क्या करना है, इंटरनेट से डाउनलोड करना है, प्रिंट करके देना है। क्यों नहीं यूज कर सकते स्किल? हम अपना नेट पैक जो है 2 GB रोज व्हाट्सएप, फेसबुक इसमें गंवाते हैं, तो आप उसको कमर्शियलाइजेशन करो ना। मैं इंटरनेट का मंथली आई पे समथिंग अराउंड 1500 रुपीज फॉर इंटरनेट। मैं एक क्लाइंट का काम कर दिया इंटरनेट यूज करके, मेरे 3 महीने का बिल निकल जाता है। सिंपल। सही। तो क्या है, आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर बनना है, फोटोग्राफर नहीं बनना है। आपको क्या बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है। अभी मैं शादी का फोटोग्राफर हूं, मैं इवेंट का फोटोग्राफर हूं, ये भूल जाओ। नाउ इट इज टाइम टू बिकम ए कंटेंट क्रिएटर। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट आज इंडिया में, मैं बोलता हूँ कोई तालुका प्लेस में भी 4 कॉलेजेस है, 40 डिपार्टमेंट है, और कम से कम 30-40 प्राध्यापक PhD करने वाले वहां पे मिलते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। आप क्या कीजिए, ये शादी इसके पीछे छोड़ दो, आप कॉलेज जाइए, अप्रोच इसके लिए क्या करना चाहिए, आगे चल के कैमजिया पे एक हम स्पेशल 2 या 3 घंटे का वेबिनार लेंगे कि रिसर्च फोटोग्राफी और साइंटिफिक फोटोग्राफी एंड मेडिकल फोटोग्राफी करने के लिए आपको मार्केटिंग स्किल्स क्या चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल क्या चाहिए। डॉक्टर को अगर आप डॉक्टर के पास जाके बोले सब मैं 1 साल में 25 वेडिंग्स करता हूं, तो आपको कोई ये नहीं देगा। तो आप सर मैं आपको जो सर्जरीज वगैरह है वो मैं आपको शूट करके प्रेजेंटेशन तैयार करके देता हूं, तो डॉक्टर हफ्ते में 4 बार आपको बुलाएगा। रिसर्च रोज, हाँ, ये इवन मैं आज बोलता हूँ 5th स्टैंडर्ड से लेके PhD तक ये पोटेंशियल क्लाइंट्स हर गांव में कम से कम 500 पोटेंशियल कस्टमर्स आपके हैं हर गांव में, और ये साल भर 365 दिन रहेंगे। ये वेडिंग इंडस्ट्री के जैसा साल में 4 महीने चलने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूअस इनकम देने वाला सोर्स है। आपको बदलिए, जहां पे रिसोर्सेस, जहां पे आप रिसोर्स क्रिएट करना है, ये रेडीमेड रिसोर्स नहीं है, समझे क्या? ये वेडिंग इंडस्ट्री रेडीमेड है, अपने को आदत हो गया वाला है कि रेडीमेड जो भी मिलता है, फास्ट फूड चाहिए अपने को, रेडीमेड। वहां गया, शादी हो गया, इसका फिक्स है बजट, इसका फिक्स है बजट। ये नया फोटोग्राफर को मेहनत नहीं करना पड़ता। ये 30 बोलेगा तो अगले वाला 25 बोलता, अगले वाला 25 बोलता, 15 में बोलता। एक दिन ऐसा आएगा साहब, सिर्फ आप बुला के हमको ये कीजिए, हम 1500 रुपए में आपको पेनड्राइव में डाटा डाल के देंगे, ऐसा भी दिन आने वाला है। तो ये लेवल, अभी ये कोरोना में ऐसे जो लोग थे सब वॉश आउट हो गए, और जो बचे कुचे वाले हैं, जो एजुकेटेड फोटोग्राफर्स है,
जो अच्छे हार्डकोर फोटोग्राफर्स हैं, आप नया एवेन्यू सर्च करने के लिए शुरू कीजिए। मैंने आज में दो में एक रिसर्च फोटोग्राफी मैंने बताया जहाँ पे यूनिवर्सिटीज, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स, डिग्री कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ये चारों में फोटोग्राफर को जाना है। हर डिपार्टमेंट में अपना एक प्रोफाइल उसको सबमिट करना है। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं सर्जरी शूट कर सकता हूँ, मैं माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ्स ले सकता हूँ, मैं बच्चों का साइंस के प्रोजेक्ट के फोटोग्राफ्स वगैरह आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट तैयार करके दे सकता हूँ। आप मुझे इनवाइट कीजिए, मेरा कार्ड है, आप मुझे इनवाइट कीजिए। इसमें बहुत लो कंपटीशन है। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मेरे जैसा काम करने वाला इस फील्ड में आज भी अक्खा मराठवाड़ा में 10 डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेला आदमी हूँ जो ये काम करता हूँ। फॉर लास्ट 20 years आई हैव नो कॉम्पिटिटर्स, आज तक नहीं है। यस तो अभी क्या हो गया, फोटोग्राफर्स नहीं मिलने की वजह से डॉक्टर्स खुद मोबाइल से करने को चालू कर दिए, टेम्पोररी काम चलाने के लिए, समझे। तो इसके लिए अभी वहां पे फोटोग्राफर्स की, स्किल्ड फोटोग्राफर्स की सख्त जरूरत है। यहाँ पे आप थोड़ा अपडेट होइए। बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट आपके राह देख रहा है। और ये वेडिंग इवेंट ये सब छोड़ दीजिए, कट थ्रोट कंपटीशन से दूर आ जाइए, नया रिसोर्सेस जनरेट कीजिए। यहाँ पे यू विल हैव लॉट ऑफ मनी। और आपको क्या हो गया है, अभी आजकल वेडिंग में सब गधे घोड़ों को सेम इक्वल ये रिस्पेक्ट आ गया है। कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि nowadays कैमराज आर मोर ब्रिलियंट देन द फोटोग्राफर। और क्लाइंट के पास फोटोग्राफर से भी बेहतरीन कैमराज है, मगर फोटोग्राफर के पास जो स्किल है वो उनके पास नहीं है। ओके, कभी डॉक्टर कितना भी स्किल्ड रहो, वो खुद का ऑपरेशन नहीं करता है, वो दूसरे डॉक्टर के पास ही जाके ऑपरेशन करे, क्योंकि उसको एक स्किल्ड आदमी चाहिए वो करने के लिए। इसके लिए फोटोग्राफी जो है, इसके लिए स्किल्ड आदमी चाहिए, फोटोग्राफी चाहिए स्किल। तो इसमें आपको अपडेट होना है। ये पहला रिसोर्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आप टारगेट कीजिए, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, ग्रेजुएट कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारा स्कूल्स, कॉलेजेस, abundant market is there for you. So इस दुनिया से निकल के बाहर आ जाइए, जहां पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपका रास्ता देख रहे हैं, उसको आप अप्रोच कीजिए। ओके, सेकेंड फील्ड है मेडिकल फोटोग्राफी। मेडिकल फोटोग्राफी आप इसके बारे में फोटोग्राफर्स इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, इमेजिन ही नहीं कर सकते। इतना पैसा इस फील्ड में है, इतना पैसा। देखिए, कोई भी जो डॉक्टर होता है, सादा एमबीबीएस रहने दो, एमबीबीएस, एमडी, सुपर स्पेशलिटी, कोई भी डॉक्टर रहने दो, उनको साल में 3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना कंपलसरी रहता है। अगर अटेंड नहीं किया तो उसका मेडिकल प्रैक्टिशनिंग लाइसेंस कैंसिल होता है। तो उसको 3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना जरूरी है। और साल में 2 पेपर प्रेजेंट, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसको, उसने जो भी ऑपरेशंस किया, जो भी सर्जरीज किया, ये कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना जरूरी है। फिर इसमें फील्ड्स क्या क्या है, बिल्कुल मैं बोलता हूं, अंगूठा से लेके सर की बाल तक, शरीर में जितने भी पार्ट्स है, उतना सुपर स्पेशलिटीज आज मेडिकल साइंस में है। और इतना सुपर स्पेशलिटी का कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में हर साल 3 बार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी इंडिया में होते हैं। एक सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजी अगर आप लिए, न्यूरोलॉजी में न्यूरोफिजियोलॉजी अलग है, न्यूरो सर्जरी अलग है, मेंटल हेल्थ अलग है, और न्यूरोलॉजी में इतने ब्रांचेस है, इतने एक सब्जेक्ट का 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस का कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। एक कॉन्फ्रेंस का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग का आप यकीन नहीं करेंगे, बजट रहता है 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपीज। और वो कॉन्फ्रेंस का बजट रहता है 3 से 4 करोड़ रुपया। ये कोई डॉक्टर्स पे नहीं करते, इसको पे करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको स्पॉन्सर करते हैं।
एक कॉन्फ्रेंस में, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में फोटोग्राफिक बजट है 50 लाख रुपया। आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा ये है। इसमें जो काम करते हैं ना, इसमें जो आज मैं बहुत सारा कॉन्फ्रेंसेस कवर किया हूं, मुझे पता है इसमें जो कॉन्फ्रेंसेस में जो काम करते, इसका जो गुत्ता लेते, गुत्ता मैं बोलता हूं दलाल है, एक्चुअली वो फोटोग्राफर नहीं है, वो फोटोग्राफर नहीं है। वो फोटोग्राफर के पास जाता है, एक दिन का तू कितना लेता भाई? 5,000। नहीं रे, 3-5 दिन सलग काम है, 4,000 रुपए मैं देता हूँ, चल। वो खुशी खुशी से 5 दिन काम मिलता बोल के लेके जाता, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक फोटोग्राफी करता है और इसके हाथ में 20,000 रुपए दे के चले जाता है। वहां पे पर फोटोग्राफर ही चार्जेस 40,000 रुपीज। ये अभी पूरा दलालों के चंगुल में फंस गया वाला बिजनेस है, क्योंकि वहां पे फोटोग्राफर अप्रोच नहीं होता है। मैंने मेरा गांव में ये दलाल खोरों का जो ये था वो पूरा उसको तोड़ दिया। पूरे कॉन्फ्रेंसेस में कवर करता हूं और आई चार्ज, इवन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉन्फ्रेंसेस कवर करने के लिए 3 लाख 4 लाख 3 दिन के लिए चार्जेस लेते हैं। इसमें क्या चाहिए आपको? लाइव स्ट्रीमिंग देना चाहिए, आपको वीडियो कवर करना है, आपको फोटोग्राफ्स लेना है। ये तो हम शादी में भी करते हैं, शादी में भी आज हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, शादी में भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, शादी में भी हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। यही 3 चीज हमें मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में करना है। तो कॉन्फ्रेंसेस ये हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल ये है। मेरे ख्याल से, मेरी जहां तक नॉलेज है उसके हिसाब से मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस फोटोग्राफी में एक साल में अराउंड 300 करोड़ रुपीस खर्चा होता है। 300 करोड़ रुपीस फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इन मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस एट नेशनल लेवल। आप अंदाजा लगाइए, अगर भारत के सभी फोटोग्राफर्स को भी बांटे ना तो 5-5 लाख रुपए मिलता है। इतना पैसा है। ये पहला सबसे बड़ा रिसोर्स है। सेकेंड रिसोर्स, देखिए आपके गांव में एक सर्जन है, वो ऑपरेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक किडनी एक्सपर्ट है, वो ऑपरेशंस करता है। जो हायर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स है, उनको सिर्फ पैसा ही कमाने का नहीं रहता है, उनको अपन बाकी लोगों से हट के क्या है ये प्रेजेंट करना रहता है। मैं कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हैंडल कर सकता हूं, ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों में जाके उनको प्रेजेंट करना रहता है। यही कॉन्फ्रेंस है, यही कॉन्फ्रेंस है। तो एक डॉक्टर, मुझे याद है, मेरे पास एक, हमारे गांव में एक न्यूरो सर्जन है, इट वाज 2003, मुझे याद है, मैंने उनका एक न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी रिकॉर्ड करके, एडिट करके प्रेजेंटेशन तैयार करके दिया था। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने वो पेपर प्रेजेंट किए। पेपर प्रेजेंट करने के बाद इट वाज अवार्डेड एज द बेस्ट पेपर ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड द वीडियो वाज अवार्डेड एज द बेस्ट वीडियो फॉर द सर्जरी। क्या बात। रात में 3 बजे, तो इंडिया के रात में 3 बजे, वो डॉक्टर ने मुझे कॉन्फ्रेंस वहां से फोन करके बताया, कट्टी रियली आई एम वेरी प्राउड कि ये पेपर जो है बेस्ट पेपर बोल के अवार्ड हुआ, बेस्ट वीडियो बोल के, द क्रेडिट गोज टू यू। कितने भी पैसे से आप उसको नहीं कमा सकते, कितने भी पैसे से ये जो क्रेडेंशियल्स है ना, आप नहीं कमा सकते। बहुत बड़ा एक आपको एडवांटेज है। तो 2000 में जो शुरू किया, मैंने डॉक्टर्स को एजुकेट किया जाके, सर आपके पास ये कर सकते हैं, आपके कॉन्फ्रेंसेस को मैं ये सब मटेरियल तैयार करके देता हूं, आप कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन कीजिए, आपको जो आप रात में 12 बजे बुलाइए, मैं आके आपके सर्जरी शूट करके देता हूं, आपको क्या चाहिए बोलिए, मुझे अगर नॉलेज नहीं है तो मैं इंटरनेट से सीख के मैं ये करके देता हूं। मैं एक टाइम था मुझे 2008-9 में, दिन में मैं 3-3, 4-4 घंटा वो ऑपरेशन थिएटर्स में रहता था सर्जरी शूट करने के लिए। एंड आई हैव बीन पेड वेरी हैंडसमली। बहुत इसमें बहुत, मैं मनी कोट नहीं करूंगा, बट आप वेडिंग में जो कमाते उसके 4 गुना आप इजीली कमा सकते हैं। कोई इवेंट या वेडिंग में से कमा सकते हैं, इससे 4 गुना डेफिनेटली। और ये जो बिजनेस है आपको 12 महीने चलने वाला है। दवाखाना कभी बंद नहीं रहता। पेशेंट्स हिंदुस्तान में आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल से उनका ग्राफ बढ़ते ही जा रहा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जा रहे, सर्जरीज, ये सब चीज चलने वाले हैं। जब तक ये चलते हैं तब तक फोटोग्राफर्स के लिए कोई धोखा नहीं। सिर्फ आपको थोड़ा अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स खरीदी करना है और आपको इस फील्ड में
सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। आप बात करना सीखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, फोटोग्राफर इज अ बैड कम्युनिकेटर, इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड अ वेरी बैड कम्युनिकेटर बिकॉज ही डजंट नो द वैल्यू ऑफ हिज टैलेंट। उसका खुद का टैलेंट का वैल्यू उसे पता नहीं, वो कौड़ी के भाव में बेच रहा है बिकॉज उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है, लोगों के बीच में बात करने के लिए घबराता है, कॉन्फिडेंटली नहीं बात करता है। ये सब चीज सिर्फ आपकी स्किल अच्छा रह के नहीं चलता है। यू शुड बी वेरी गुड कम्युनिकेटर। आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए। आपके बच्चों को अगर फोटोग्राफी में आप इंटरेस्टेड है, उनको ये फील्ड में लेके आइए, सुपर स्पेशलिटी, उनको स्पेशलाइजेशन कीजिए। आज 25 ईयर्स हो गया, 25 ईयर्स में नो कंपटीशन फॉर मी। इससे और एक सबसे बड़ा एडवांटेज भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नांदेड़ में जितने भी हॉस्पिटल्स है, कोई भी हॉस्पिटल्स में मुझे नंबर नहीं लगाना पड़ता है, कोई डॉक्टर एक पैसा फीस नहीं लेता है। मैं हॉस्पिटल में एंट्री करते बरोबर सीधा डॉक्टर के कैबिन में मेरे को, नॉट ओनली फॉर मी, माय होल फैमिली इज टेकन केयर। और सबसे वर्स्ट इमरजेंसी रहता है मेडिकल इमरजेंसी। बराबर। हाँ, तो आई एम वेरी सेफ। ये क्यों, ये कौन दिया है? मैं देखा हूं करोड़पति पेशेंट्स, ऐसा मेरा नंबर कब आएगा, ऐसा बाहर बेंच पे बैठे वाले रहते ओपीडी में। हॉस्पिटल्स में अगर आप देखें ना, कितने भी पैसे रहने दो आदमी के पास, कितना भी श्रीमंत आदमी रहने दो, जब वो कंपाउंडर अंदर छोड़ेगा तभी उसको अंदर जाना पड़ेगा, ऐसी हालत रहती। आज मेरा स्किल फोटोग्राफी ने मुझे ये दिया है कि मैं कोई भी हॉस्पिटल में विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकता हूँ, विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट जा सकता हूँ। कोई डॉक्टर मुझे एक सिंगल पैसा चार्ज नहीं करता है, राइट फ्रॉम यूरिन इन्वेस्टिगेशन टू MRI। ये, और यू हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट। आप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह गए ना, वहां पे आप देखना एक एक डिनर रहता है 3-3 हजार रुपए का। वो अपने साथ में बिठा के, रिस्पेक्टफुली बिठा के उनके साथ में डिनर, और 10 लोगों को के देते हैं। मैं जो हमारा जो कॉन्फ्रेंसेस है, ये कट्टी साहब ने, मैं कहाँ कॉन्फ्रेंसेस कवर नहीं किया। आपको कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। क्या है, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा चाहिए, आप थोड़ा अपग्रेड होना है। ये हो गया मेडिकल फोटोग्राफी का। एक सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट 5 साल में इमर्ज हुआ है और ये कोई भी कर सकता है। आज भारत में सबसे ज्यादा डिसीजेस क्या है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, यही है सबसे ज्यादा। आप देखो, कोई भी डायबिटीजोलॉजिस्ट के पास जाओ, 100-150 पेशेंट हमेशा भरे वाले रहते, क्योंकि कभी ये खत्म होने वाला बीमारी नहीं है ना, खत्म होगा ही नहीं है। वो पेशेंट जिंदा भी नहीं रहेगा, मरे भी नहीं रहेगा, ऐसा चलते रहेगा। ये ऐसी जो पोटेंशियल डिसीजेस है, वैसे उसके सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर के पास आप जाइए। तो मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट के साथ में काम करता हूँ, तो उनका कहना था, कट्टी साहब पेशेंट्स बहुत दिमाग खाते, बोले साहब परहेज क्या करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, व्यायाम क्या करना, योगा क्या करना, लाइफस्टाइल कैसा रखना, क्या, ऐसा 100 क्वेश्चन एक पेशेंट दिन में पूछता। बोले, मैं बोला सर इसका मैं एक आसान आपको उपाय देता हूँ। बोला क्या कर सकते सर? उनका हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप 20 मिनट का कंटेंट तैयार कीजिए। आप बैठ जाइए सामने कुर्सी पे, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या नहीं खाना वो सब ला के रखिए। फल में क्या, डायबिटीज में गोड़ का, स्वीट क्या नहीं खाना वो भी ला के रखिए, और क्या खाना वो भी ला के रखिए। हर चीज बताने का। डायबिटीज आंबट फळ खाऊ शकतो, तो ये फ्रूट्स खा सकता है, ये सीताफल नहीं खा सकता है, सेब कभी कभी खा सकता है, कीवी खा सकता है। ये पूरा 20 मिनट का कंटेंट है, डायबिटीज और आहार। इसके ऊपर आधा घंटे का कंटेंट हमने तैयार कर दिए। तैयार करके क्या कर दिए, वो उनका ओपीडी में, बड़ा ओपीडी है, 100-150 पेशेंट बैठते, वहां पे 2-3 बड़े बड़े टेलीविजन लगा दिए, उसमें ये कंटेंट प्ले करते रहते। कोई पेशेंट डॉक्टर का दिमाग नहीं खाता अभी, वो सब वहां बैठ के देखते रहता है, उसको मालूम हो जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई पूछे, वो बोलता है बाहर मेडिकल स्टोर पे डीवीडी बना के रखे वाले हैं, 50 रुपए दे दीजिए, आपको एक डीवीडी मिल जाएगा। बहुत अच्छी।
उसके बाद जैसा सोशल मीडिया आया, डॉक्टर साहब ने खुद का यूट्यूब चैनल बनाए और यूट्यूब चैनल बना के उस पे उनके पूरे कंटेंट अपलोड कर रहे। और अच्छा, इनके इतने सब्सक्राइबर्स है। मैं अभी लेटेस्ट गए रमजान में मैं कंटेंट किया उनके लिए। रमजान में कोई मुसलमान डायबिटीज जिसको है वो रोजा रख सकता क्या? कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो रोजा अगर रखना है तो आपको क्या करना चाहिए? आप रोजा रख सकते हैं, मगर कैसा रखना है इसके ऊपर उन्होंने हाफ एन आवर का बात किए और यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। इतना हिट्स हुए उसको, इतने लोग देखे और इतना अप्रिसिएशन हुआ। योगा क्या करना? तो उनका एक पेशेंट है जो डायबिटीज का, वो योगा भी करता है, योग गुरु है। एक दिन उसको पकड़ के लाए, बिठाए हॉल में, मस्त बैकग्राउंड डायबिटीज क्लिनिक बोल के पीछे एक बड़ा बैनर 10 फीट का बैनर लगा दिए। वो गुरुजी को बिठा के उनको बोले तुम सब ये स्प्लीन के योगा, लिवर के योगा और पिट्यूटरी ग्लैंड की योगा, इसको जो लगने वाले हैं उसके 10 आसन करके बता दिए। ये सब आसन किए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए 20,000 रुपीज एक फोटोग्राफर चार्ज कर सकता है। और एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास 100 कंटेंट है। कितना है? 100 कंटेंट्स है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 10,000 गुणले 200। ऐसे कितने डॉक्टर्स है? नांदेड़ में कितने डॉक्टर्स है? बॉम्बे में कितने डॉक्टर्स है? पुणे में कितने डॉक्टर्स है? जाइए, आप जाके बताइए आप क्या कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएट करो। अभी मैं एक डॉक्टर के साथ में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पोट विकार तज्ञ, उनके साथ में काम कर रहा हूं, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं मैं। फॉर वन सिंगल कंटेंट वी आर चार्जिंग अराउंड 10 to 15,000 रुपीज फॉर 20 मिनट्स। क्या करना है? एक DSLR लेना है, एक लैपल माइक्रोफोन लगा देने का है, ट्राइपॉड पे माउंट करो, रिकॉर्डिंग बटन दबाओ, सिट बैक, बाकी का सब काम डॉक्टर करेगा। आप लेके आओ, उसको एडिट करो, कुछ लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक डालो, जैसे शादी में डालते वैसा मत डालो। नहीं तो अपने एडिटर्स को आदत रहता है, विदाई के टाइम पे भी सपने में आती है ऐसा गाना बजा देते हैं, वेडिंग, बिकॉज दे आर वेडिंग एडिटर्स। ऐसा नहीं चाहिए, कुछ अच्छा उनका क्लासिक एकदम ब्यूटीफुल ये कीजिए। इसकी वजह से क्या होता है? तो कंटेंट क्रिएट होता है। कितना तूफान, इट्स अ ह्यूज मार्केट टू क्रिएट कंटेंट। कोई भी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि मैं उस डॉक्टर से मैं कितना होशियार हूं, ये उनको बताना है, ही हैज टू प्रूव इट, बिकॉज उनको इट इज आल्सो अ बिजनेस। उनको भी देयर इज अ टफ कंपटीशन इन डायबिटोलॉजिस्ट, देयर इज अ टफ कंपटीशन इन नेफ्रोलॉजिस्ट, देयर इज अ टफ कंपटीशन इन बिटवीन कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप फिर पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है? उनके भाषा में, शुद्ध मराठी में कंटेंट क्रिएट कीजिए। अब डॉक्टर को जो भी अगर लगता है तो इंटरनेट से डाउनलोड करके दीजिए उनको, सर ये है, ये है, ये है। कितना, अभी मैं आपको बोलता हूँ, डॉक्टर मालपानीज डायबिटिक क्लिनिक नाम का एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर संतोष मालपानीज डायबिटिक क्लिनिक। तो अगर किसी को कंटेंट कैसा क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना, ये देखना है तो आप उस यूट्यूब चैनल को देखिए, उसमें मैक्सिमम कंटेंट्स मैं तैयार किया हूं। तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट क्रिएट कैसा करना है। सिंपल थिंग। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। आज कम से कम एक गांव, एक बड़ा सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, जहां पुणे जैसा सिटी में कम से कम 100 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, मिनिमम 100 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर, और हर डॉक्टर को कंटेंट क्रिएट करना है। पोटेंशियल, आगे 10 साल आपके कस्टमर फिक्स है, आगे 10 साल आप ग्राहक ढूंढना ही नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा। ये डॉक्टर साहब आपका अगले हफ्ते में देखेंगे, आपको अगले हफ्ते में देखेंगे बोल के, रियली यू हैव टू रन। इतना बड़ा काम है। सो क्रिएट कंटेंट। ओके। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है नांदेड़ में, डॉक्टर नंद कुमार मुलमुले बोल के, ही इज अ वेरी गुड साइकेट्रिस्ट, वेरी गुड साइकेट्रिस्ट। उनके फेसबुक पेज पे नंदू मुलमुले नाम का फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, उसमें उनका कंटेंट देखिए और मैक्सिमम कंटेंट्स हमने क्रिएट किए हैं। अभी कोविड पीरियड में जो माइग्रेशन हुआ लोगों का, लेबर माइग्रेशन हुआ,
इसके ऊपर सुंदर डॉक्यूमेंट्री हमने तो कंटेंट क्रिएट करके दिया था। सकाल ने उसको एयर किया, 2,70,000 पीपल वॉच्ड दिस डॉक्यूमेंट्री। कुछ नहीं किए थे, एक रूम में बैठ के मैं कंटेंट क्रिएट किया वाला है, स्क्रिप्ट उनका, वॉइस उनका, मैं रिकॉर्ड किया और एडिट किया। इट वाज द मोस्ट अप्रिशिएटेड डॉक्यूमेंट एंड डॉक्टर वाज वेरी मच। उनका उससे क्या होता है मालूम है क्या, एक तो प्रोफेशन में तो वो कमाते रहते हैं, उसके अलावा उनका फील्ड छोड़ के उनके जो टैलेंट है, दूसरा टैलेंट, कोई डॉक्टर गायक रहता है, कोई डॉक्टर पेंटर रहता है, कोई डॉक्टर अच्छा सामाजिक प्रबोधन करने वाले रहते हैं, उनका फील्ड के अलावा भी हट के काम करना है, तो उसका भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जब आप एक साल भर कंटेंट क्रिएट करेंगे, अगर वो डॉक्टर का लड़का या लड़की का शादी है, वो किसको बुलाएगा? वो आपको ही बुलाएगा। नांदेड़ में मेरा प्लेस में 90% डॉक्टर्स के बच्चों का शादी में, वेडिंग्स में करता हूँ। तो दैट इज अ बोनस। आपको ढूंढना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सो कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप ध्यान में रखिए। और कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एक अंदाजा अमाउंट? सचिन सर, आपके पास कैमरा है, ट्राइपॉड है, आपको और कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 800 से 1000 रुपया। एक माइक्रोफोन लाना है खाली बस, और उससे अच्छा थोड़ा लेना है तो 2-4 रिंग लाइट ले लो। राइट। 10,000 के अंदर आप एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। साल में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के आपने कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज। जस्ट आई विल पुट जस्ट अ मिनट, मैं मेरा म्यूट करता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। सो ओके, यहाँ पर सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे सतीश पेडनेकर सर कह रहे हैं कि टुडेज वर्कशॉप इज वेरी इनोवेटिव एंड न्यू चैलेंजेस टू फोटोग्राफर्स फॉर ओपनिंग द न्यू बिजनेस। थैंक्स कट्टी सर जी, थैंक यू सो मच पेडनेकर सर। Okay, I am back. I am just on the conclusion, verge of conclusion. मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी हो गया वाला है ऑलरेडी स्टिपुलेटेड है। सो ये जो 2 फील्ड मैंने बताया, जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, और ये आगे मैं बोलता हूँ आगे के आपके 3 पीढ़ी तो इजीली ये बिजनेस कर सकता है, इतना मैं जान रहा था। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके 3 जनरेशन इस पे काम कर सकते हैं। yes, और sir. इसके अलावा आपको बहुत सारा बोनस मिलता है। आपको इतना पब्लिसिटी मिलता है, आपको इतना रिस्पेक्ट, बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ में आपको काम करने का मौका मिलता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपका बहुत आदर गौरव होता है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में आपका नाम लिया जाता है, और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशन के वक्त फोटोग्राफी का क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। वो सब छोड़ के, इतना रॉयल फील्ड छोड़ के हम वेडिंग में जाते हैं, जहाँ पे आज वेडिंग फोटोग्राफर का क्या हालत है सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। सो ये 2 जो नया अपॉर्चुनिटीज है, एवेन्यूज है, कोरोना के बाद जो अभी ये जो फील्ड आया है, इवेंट फोटोग्राफी और शादी का फोटोग्राफी के पीछे न लगते हुए नया फील्ड, मेरा हर फोटोग्राफर बंधु को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इसके ऊपर काम करने को शुरू कीजिए। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं हमेशा ऑलवेज आई एम देयर टू हेल्प यू पीपल। बिल्कुल आपको मैं इसके बारे में मदद कर सकता हूँ। छोटा बहुत अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई एसोसिएशन उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं मदद कर सकता हूँ। और आगे चल के कैमजिया और कैमरेला के प्लेटफॉर्म से ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट एक कंटेंट क्रिएट करने के बारे में भी अगर हम छोटे छोटे वर्कशॉप या वेबिनार्स हम ले सकते हैं। इतना आज मुझे पहला स्पीकर का मान मिला, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।